अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, वेलकम टू माय चैनल। नॉवल का नाम है तुझ पर दिलहारा। नकार खाने में तोती की आवाज़ कौन सुनता है। ये ज़रबुल मसल गो के बचपन से अब तक सैकड़ों बार पढ़ी और सुनी हुई थी, लेकिन इसकी हकीकी मायने अभी कुछ रोज़ पहले ही इस पर आश्कार हुए थे। गुज़िश्ता दिनों से घर भर में एक तनाव की सी कैफियत तारी थी, और चूँकि इस मामले का बराह रास्त ताल्लुक इसकी अपनी ज़ात से था, लिहाजा मुतासिर भी सबसे ज़्यादा वही हो रहा था। 10 अफराद पर मुश्तमिल ये घराना इस वक्त वाज़ह तौर पर 2 धड़ों पर तकसीम हो चुका था। एक तरफ दादा जान थे, जबकि दूसरी तरफ शमाम ज़फ़र। यहाँ तक तो मामला तकरीबन बराबरी ही का था, लेकिन इस मतवाज़न मामले में बिगाड़ इन लोगों ने पैदा किया, जो न जाने क्यों दादा जान की तरफ खींचे ही चले गए थे। चले दादा जान के दोनों बेटों और बहू का मामला तो फिर भी समझ में आता है कि आखिर वो दादा जान की सादतमंद औलाद हैं, लेकिन असल गिला शुमाल को नौजवान नस्ल के 3 नुमाइंदों यानी हानी, हसीब और शना से था, जो वैसे तो इससे दोस्ती का दम भरते रहते थे, लेकिन जब आजमाइश का वक्त आया तो फ़ौरन साथ छोड़कर दादा जान के पहलू में जाकर खड़े हो गए। सच है भाई, बुरे वक्त में तो साया भी इंसान का साथ छोड़ देता है। ठंडी आहें भरते हुए वो दिन भर इसी एक फ़िक्रे की गिरदान किया जाता, लेकिन इन तमाम हक़ाइक़ के बावजूद शमाम ज़फ़र के लिए तनहा का लफ्ज़ इस वजह से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था कि बुआ की थोड़ी बहुत हमदर्दी इसके साथ थी। थोड़ी बहुत हमदर्दी इसलिए कि बुआ बहुत जल्द जज्बाती ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाया करती थी। दोनों पार्टियों में से जो कमज़ोर पड़ने लगता झट इसकी तरफ हो जाती, और चूँकि आजकल शमाम मज़लूमियत का चलता फिरता इश्तिहार दिखाई देता था, सो वो फ़िलहाल इसकी तरफ थी। गो कि इनके नहीफ़ व नज़रार वजूद से मुकाबले में कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ना था, लेकिन फिर भी एक मॉरल सपोर्ट थी, जो इनकी सूरत में शमाम को मैसर आ जाती थी। बहरहाल घर में ये सर्द जंग की सी कैफियत गुज़िश्ता चंद दिनों से ही जारी थी, वरना इससे पहले तो रावी चैन ही चैन लिखता था। लेकिन फिर एक रोज़ वही हुआ जो अक्सर कहानियों में अचानक हो जाया करता है, यानी कि दादा जान को अपने इकलौते दोस्त की इकलौते इसलिए कि बाकी सारे दोस्त वफ़ात पा चुके थे खूबसीरत पोती अपने खूबरू और ज़हीन पोते यानी शमाम ज़फ़र के लिए पसंद आ गई। लड़की और घराना चूँकि देखा भाला था, बल्कि बरसों का साथ था, सो अगले मरहले में बाकी सब घरवालों ने भी इसकी पसंद को शर्फ़े कबूलियत बख्श दिया था। यहाँ तक तो मामला ठीक ही था, लेकिन शमाम से इसकी मर्ज़ी मालूम करना भी बाकी था। इस मरहले को भी बखूबी निपटाने के लिए फ़ैसला ये किया गया कि दादा जान ने कोई अच्छा सा मौका देखकर खुद ही शमाम से इसकी राय ले लेंगे, और ये मौका भी जल्द ही मैसर आ गया। एक रोज़ जब दोनों दादा पोता किसी चैनल पर करंट अफेयर्स का कोई प्रोग्राम देख रहे थे, तो दादा जान ने ऐन प्रोग्राम के दरमियान में टीवी ऑफ करके अपना रुख इसकी तरफ कर लिया। वो भी इनकी इस गैर मुतवक्का हरकत पर गौरी कर रहा था कि उन्होंने बराह रास्त जुमला फेंका था, सुनो मियाँ साहबज़ादे, बात कुछ यूँ है कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई है, और मैं ये चाह रहा हूँ कि फ़ौरी तौर पर। इनकी बात अब ये अधूरी ही थी कि शमाम की फटी-फटी आंखें देखकर इन्हें अपने जुमले की नामकबूलियत का भरपूर एहसास हो गया था। हो भाई, मेरा मतलब है कि उन्होंने वज़ाहत करना चाही थी। अरे मतलब छोड़े दादा, बस ज़रा नाम पता बताएं लड़की का, बाकी काम हमारा। अरे मैं तो पहले ही कहता था कि आपकी ये उदास और वीरान जिंदगानी बगैर दादी के कैसे कटेगी। ये फ़ैसला तो पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन एक बात मैं बता रहा हूँ शाहबाला, मैं बनूँगा। लेकिन दादा, आप कह रहे थे कि लड़की पसंद आ गई, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन लड़की आपके साथ कुछ सूट नहीं करेगी। कोई सोबर सी खातून होती तो ज़्यादा बेहतर रहता, लेकिन बहरहाल जो आपकी मर्ज़ी, हम ज़ालिम समाज बिल्कुल नहीं बनेंगे। क्यों, ठीक कहा ना? इसने मासूम से अंदाज़ में दादा जान से ही तायीद चाही थी, जो कसे कड़े तेवरों से इसे घूर रहे थे। बस कर ली बकवास या अभी बाकी है? उन्होंने गुस्सा दबाते हुए निहायत पुरसुकून से पूछा, तो शमाम शर्मिंदगी से सर खुजाकर रह गया था। अब ज़रा गौर से सुनो, मुझे तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद आ गई है। इस बार उन्होंने दुरुस्त जुमला अदा किया था। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? साथ ही साथ इसकी राय भी मांगी थी। नहीं, मुझे क्या एतराज़ होगा? आप एक छोड़ 10 लड़कियां पसंद कर लें। इसने सादामंदी की हद पार कर दी थी। दादा जान को इतनी आसानी से इसके राहे रास्त पर आ जाने की उम्मीद नहीं थी, सो फिल वक्त तो इसका इकरार सुनकर इनका चेहरा एकदम से खिल उठा। वो तो इसके बाद सुकून से अपने कमरे में जाकर सो गया, लेकिन दादा जान के लिए रात गुजारना मुश्किल हो गई थी। सुबह होते ही उन्होंने घरवालों को इसकी रजामंदी से आगाह किया था। घरवाले भी शायद इसके इकरार के मुंतज़िर थे, सो इसी शाम को लड़की वालों के घर जा पहुंचे थे। शमाम इंस्टीट्यूट से लौटा तो घर में 400 सन्नाटा छाया हुआ था। बुआ से पता चला कि सब लोग अशफाक साहब दादा के दोस्त की तरफ गए हुए हैं। क्यों, खैरियत, कोई दावत वगैरह थी क्या? सब लोगों के जाने से हैरत ही हुई थी। अरे दावतें तो अब होंगी, अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है। बुआ बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। कैसा सिलसिला? शमाम टाई की नाट ढीली करता हुआ थका हारा वही लाउंज के सोफे पर नीमदराज हो गया था। तुम्हारी बात पक्की करने गए हैं? खैर से? बुआ ने बड़े प्यार से इसको देखते हुए खुशखबरी सुनाई थी, लेकिन इस खुशखबरी से इसके हवासों पर गोया बम फटा था। मेरी बात अशफाक अंकल के घर, लेकिन किससे? वो एकदम से सीधा हो बैठा था। लो, इनके घर कौन सा 10-12 लड़कियां रहती हैं? एक ही तो है, 4 भाइयों की इकलौती बहन मानो।
उन्होंने लहजे में शीरी से मोए हुए कहा था और शमाम हक्का-बक्का की सूरत देखता रह गया था। मानो यानी कि अमन वो जो फर्स्ट ईयर में है। इसने घबरा कर पूछा, हाँ वही। अब की बार बुआ कुछ चिढ़ सी गई थी। अजीब बेतुका लड़का है, सवाल पर सवाल किया जा रहा है। वो बड़बड़ाती हुई किचन की तरफ चली गई थी और शमाम ने दोनों हाथों में सर गिरा लिया था। दादा ने मुझसे किस चीज़ का बदला लिया है? सनसनाते दिमाग के साथ वो सोच रहा था। अगर पता होता कि घर वाले हथेली पर सरसों जमाना चाह रहे हैं तो वो कल ही लड़की का हदूद और अरबा दरियाफ्त कर लेता। अब इसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि अच्छी तरह मालूम भी था कि जल्दबाजी इस घर के मकीनों की फितरत सानिया बन चुकी है। ये नहीं हो सका कि पूछ लेता कि दादा जान, आपने जो हूर शमाल मेरे लिए पसंद फरमाई है वो कौन है, कैसी है, क्या करती है और कितनी बड़ी है? वो बैठा उल्टी भी सीधी बातें सोच रहा था कि अचानक दिमाग में कौंधा सा गूंजता था, क्यों ना टेलीफोन करके देख लूं, हो सकता है अभी तक रिश्ते का जिक्र ही न छेड़ा हो। इसने टेलीफोन अपनी तरफ खिसकाते हुए सोचा, फिर नंबर डायल करते हुए यही दुआ कर रहा था कि बात अभी तक नाजुक मोड़ पर ना पहुंची हो। दूसरी तरफ से फ़ोन किसी लड़के ने रिसीव किया था। सरसरी इस्लाम दुआ के बाद इसने डायरेक्ट अम्मी को ही फ़ोन पर बुलवाया था। अल्लाह जाने क्या इमरजेंसी हो गई है। फ़ोन उठाते ही सोच रही थी, क्यों शमाम, क्या बात है बेटा? उन्होंने पूछा था। अम्मी, क्या आप लोगों ने रिश्ते की बात कर ली? इसने घबराए अंदाज में दरियाफ्त किया था। शमाम, ये बात तुम हमारे घर आने पर भी पूछ सकते थे, इतनी बेसब्री अच्छी नहीं होती। अम्मी ने आंसू से झाड़ा था। अम्मी प्लीज़ मेरे रिश्ते की बात मत कीजिएगा। इसने अम्मी की बात नज़रअंदाज करते हुए लहजे में हर मुमकिन हद तक बेचार के समाये हुए कहा था, क्या उल-फुल बक रहे हो? अब्बाजान अब यही बात कर रहे हैं। और रात को तुम्हें बताया तो था उन्होंने। अम्मी का लहजा काफ़ी हद तक धीमा हो गया था, लेकिन इनके लहजे में दबा-दबा सा गुस्सा वो घर बैठे भी महसूस कर सकता था। ये थोड़ी बताया था कि फर्स्ट ईयर की बच्ची से मेरी शादी कर रहे हैं। वो रुहासा हो गया था। किसका फ़ोन है आमना? दूसरी जानिब से आवाज़ आई थी। शमाम कहा है, इसकी अलमारी की चाबियाँ नहीं मिल रही, वही पूछ रहा है। अम्मी ने आवाज़ से बुलंद जवाब देकर फिर इसकी तरफ मुतवज्जा हो गई थी। शमाम, मैं फ़ोन रख रही हूँ। बिल्कुल फ़ज़ूल लड़के हो तुम, परेशान करके रख दिया है। अभी घर आके बात करती हूँ तुमसे। वो बस दूर खफ़गी से इसे डांट रही थी। इसके फ़ोन बंद करने के बाद शमाम कुछ देर तक रसीद हाथ में लिए पकड़े इसे घूरता रहा, फिर पीटने वाले अंदाज में रखकर सर हाथों में थाम लिया था। कोई 2 घंटे बाद इन लोगों की वापसी हुई तो किसने ये सारा अरसा मसल कर गुजारा था। शदीद गुस्से की हालत में वो ख्यालों में हर किसी से झगड़ चुका था, लेकिन हुआ ये कि वहाँ से वापसी पर हर शख्स ने बिला तौक़ुफ़ इस पर चढ़ाई कर दी और वो जो पुरज़ोर सदाए एहतजाज बुलंद करने की सोच रहा था, बेबसी से इन लोगों को देखता रह गया था। जान को गुस्सा कम ही आता था, लेकिन जब आता था तो किसी का लिहाज नहीं करते थे। अभी वो बिला थकान इसे सुना रहे थे, कल मैंने तो जब तुमसे जिक्र किया था तो इस वक्त तो बड़ा सर हिला कर कह रहे थे कि कोई इतराज़ नहीं। अब क्या हुआ? उन्होंने कोई 10वीं बार इससे गरज कर पूछा था। दादा जान, कल ये थोड़ी बताया था कि किसको पसंद किया है। वो मनमनाया था तो कल नहीं पूछ सकते थे। वो एक बार फिर तेज़ हुए थे। मुझे क्या पता था सब इतने बेताब बैठे हैं कि आज ही चल देंगे। अब तो जो होना था वो हो गया। मैं बात कर रहा हूँ, कुछ अरसे में वो लोग भी जवाब दे देंगे। अब यहाँ तो दुआ करो कि इन्हें तुम जैसा नालायक लड़का पसंद ही ना आए और वो खुद इनकार कर दे, वरना अपना ज़हन तैयार कर लो। शादी वही होगी, मैं अपनी ज़ुबान से नहीं फिरूंगा। दादा जान तो ये कहते हुए उठकर चले गए तो शमाम सबकी शक्लें देखता रह गया। बाकी सब लोगों ने भी कुछ देर वहीं बैठ कर इसकी थोड़ी बहुत ब्रेन वॉशिंग करने की कोशिश की, लेकिन दादा जान के चले जाने की वजह से वो अपनी चारखाना मूड में लौट आया था। सो इसके तेवर मुलाजा करते हुए सब एक-एक करके उठ गए थे। लाउंज में सिर्फ वही बैठा रह गया था। इसका ज़हन दादा जान की इस बात में अटक रह गया था कि दुआ करो कि इन्हें तुम जैसा नालायक लड़का पसंद ही ना है। फिलवक्त वो सोच रहा था कि इसके शानदार तालीमी करियर में नालायकी की गुंजाइश कहाँ निकलती है। हर साल शानदार रिजल्ट पर अशफाक साहब से बड़े फ़ख्र से अपने कंधे पर थपकियाँ वसूल करते हुए वो सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन अपनी होनहारी के सबब ही फंसेगा। इनकार के चांसेस बिलाशुबा कम ही थे, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। वो हालात अपने हक में हो जाने की दुआ करता अपने कमरे में चला गया। रात के खाने का इससे किसी ने नहीं पूछा था और इसने भी अपनी कुल हु अल्लाह पढ़ते आंतों को नज़रअंदाज करते हुए नींद की आगोश में पनाह ले ली थी। अगले रोज़ इसने इंस्टीट्यूट से छुट्टी की थी। 10 बजे तक तो वो कसमसंदगी से बिस्तर में ही पड़ा रहा, जब घर के मुख्तलिफ हिस्सों से बुलंद होने वाली आवाज़ें और पुकारें मद्दम हो पड़ गई और इसे यकीन हो गया कि सब लोग मामूल के मुताबिक अपने-अपने कामों में रवाना हो चुके हैं। तो उसने भी बिस्तर छोड़ दिया। ख्याल था कि आज आराम और सुकून से अम्मी को अपना हमनवा बनाने की कोशिश करेगा। अम्मी से बात करने का सबसे बेहतरीन मौका यही था, क्योंकि इस वक्त तहज़ीब और हानी यूनिवर्सिटी जबकि शना कॉलेज जा चुकी होती थी। चची भी जॉब करती थी। दादाजान ये सारा वक्त अपने कमरे में गुजारते थे, जबकि बुआ और चचा ऑफिस चले जाते थे। सो इस वक्त वो अपने लिए गनीमत जानते हुए शमाम दबे पाव किचन में आया था, जहाँ अम्मी बुआ के साथ गुफ्तगू कर रही थी। काम करने वाली मासी भी बर्तन धोते हुए इनकी बातों में लुक़मे देती जा रही थी। इनको किचन के दरवाजे पर नमूदार होते देखकर तीनों ख़वातीन अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आर्ज़ी तौर पर ख़त्म कर दिया। अम्मी इसके लिए नाश्ता बनाने को उठ खड़ी हुई थी। जितनी देर में अम्मी ने नाश्ता बनाया, इतनी देर वो ताने बाने बुनता रहा कि कैसे अपना मुकदमा पेश करे कि अम्मी का दिल
इसकी तरफ माइल हो जाए। नाश्ते से फारिग होते ही वह इन्हें बाजू से पकड़कर इनके कमरे में ले आया था। अम्मी को बेड पर बिठाकर उनके नज़दीकी फ्लोर कुशन घसीटकर पुरज़ुबान हो गया, "अम्मी प्लीज़ कुछ करें।" इसका लहजा हतमुल अल मकान ऐसा रखा था कि इन्हें इस पर तरस आ जाए। "हुआ क्या है?" अम्मी ने बड़े प्यार से अपने बेटे की कुशादा पेशानी पर आए हुए बाल समेटते हुए पूछा था। लहजे में खासी नरमी थी। "अम्मी, मेरे साथ ज़ुल्म हो रहा है, इसने इत्तला देने की कोशिश की थी। तुम क्यों ऐसा समझ रहे हो? शमाम बड़ों के फैसले पर भरोसा करते हैं बेटा।" उन्होंने पुचकारते हुए कहा था। "अम्मी देखिए ना, मैं आपका इकलौता बेटा हूँ। इकलौते बेटे को पसंद करने में इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? अगर कोई गलत फैसला हो गया तो सबसे ज़्यादा नुकसान भी आपका ही होगा।" ने सारे किस्से से अपनी ज़ात को अलग करके इन्हें वरगलाने की कोशिश की थी। "इसलिए तो बेटा हमने मानो को पसंद किया। बचपन से देखी वाली बच्ची है, खूबसूरत भी है, अच्छी आदत है, पढ़ भी रही है। तुम्हें आखिर इतराज़ किस बात पर है?" उन्होंने एक-एक करके मानो की सारी खसूसियात गंवाई थी। "मुझे इसके बच्ची होने पर एतराज़ है।" इसने नाराज़गी से लफ्ज़ बच्ची पर जोर दिया था। "हाय, किस बात पर?" अम्मी को हैरानगी हुई। "अम्मी जान देखिए, बल्कि सोचिए, मैं MBA कर रहा हूँ, बल्कि तकरीबन कर चुका हूँ, और आप लोगों ने लड़की फर्स्ट ईयर की पसंद की है। इतना फ़र्क है, मेरा ज़हन कबूल नहीं कर रहा है।" इसने मसला बयान कर दिया था। "पागल हुए हो? मानो भी अब सेकंड ईयर में है और 5-6 साल का फ़र्क है। इतना फ़र्क तो अक्सर होता ही है। अल्लाह बख्शे, तुम्हारी दादी तुम्हारे दादा से पूरे 12 साल छोटी थी, और माशाअल्लाह दोनों ने कितनी कामयाब ज़िंदगी गुज़ारी। सारी ज़िंदगी अब्बाजान को कितना आराम दिया है उन्होंने।" अम्मी ने रिसान से इसे दादी की मिसाल देकर समझाया था। "छोटी थी ना, दादा के दबाव में आकर इनकी हर जायज़ नाजायज़ बात मानती चली गई। बिल्कुल बिगाड़ कर रख दिया दादा जान को।" इससे मरहूमा दादी से भी शिकवा हुआ था। "शमाम, बहुत बदतमीज़ हो गए हो। दादा दादी के मुतालिक ऐसे बात करते हैं?" उन्होंने डपटा था। "मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ अम्मी। अब देखिए ज़रा, दादा की नज़र में आपकी राय की कोई हैसियत ही नहीं है। बहू पसंद करने का हक़ तो आपका है ना। वो क्यों अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं? वो सास और बहू में इख्तलाफ़ात पैदा करने की आखिरी कोशिश कर रहा था, लेकिन अब अम्मी की बर्दाश्त ख़त्म हो गए थे। उन्होंने संजीदगी से घूरा, फिर बगैर कोई बात किए दोबारा किचन में चली गई, और एक बार फिर तन्हा बैठा गौर-व-फ़िक्र करने में मशगूल हो गया। और फिर अक्सर ऐसी महफ़िलें जमने लगीं जिनमें कभी वो दादा को पकड़े बैठा होता, तो कभी अब्बू को गाल काटने की कोशिश में लगा रहता, कभी नौजवान पार्टी को तुकड़े सुनाता, तो कभी बुआ को ही लेकर बैठ जाता। लेकिन आस्ता-आस्ता सब लोग इसे कुछ ऐसे आदी हो गए थे, इसके ख़्याल में ढीठ, कि इधर वो बात शुरू करता, इधर अम्मी को ये मसला याद आ जाना कि शकीला बाजी की बेटी की शादी है, उसको शादी पर क्या तोहफ़ा दिया जाए। दादा को अक्सर जोड़ों के दर्द की दवा लेने के लिए किसी नए हकीम के पास जाने का ख़्याल आ जाता। वो अपनी फ़ाइलें खोल लेती, चाची आराम करने चली जाती, और सारी सूरत-ए-हाल से लुत्फ़ उठाने को नौजवान पार्टी रह जाती, जो फ़िक्रें चुस्त करती और कहके लगाती, और इनके हर कहके के साथ शमाम ज़फ़र का खून खौल जाता था। वो तीनों इस वक़्त हानि के कमरे में बैठे थे और गुज़िश्ता 1.5 घंटे से हानि के इस धुआंधार इश्क की दास्तान सुन रहे थे, जिसमें वो पिछले 8 माह से गिरफ़्तार था। सूफ़िया इसके मामू की बेटी थी। वैसे तो बचपन का साथ था, लेकिन इसे कुछ अरसा पहले ही अंदाज़ा हुआ था कि इसके दिल की दुनिया कुछ बदलने लगी है। गालिबन सूफ़िया की बड़ी बहन किरण आपी की शादी के दौरान ये इंकशाफ़ पहली बार इस पर हुआ था कि वो सूफ़िया की सुनहरी ज़ुल्फ़ों का असीर होता जा रहा है। राह में बज़ाहिर कोई रुकावट भी नहीं थी, लिहाज़ा रफ़्ता-रफ़्ता ये साँसें पसंदीदगी मोहब्बत में ढलने लगी थी, और आजकल बकौल हसीब इश्क की हदूद में दाख़िल हो चुका था। हसीब और शमाम अव्वल-रोज़ इसकी दास्तान मोहब्बत के राज़दार थे, बल्कि हानि को ये बावर करवाने में इसे वाक़ई मोहब्बत हो गई है, शमाम और हसीम का ही हाथ था। अच्छे दोस्त की तरह वो इसकी तमाम बातें सुनते थे, ना सिर्फ़ वो जो सूफ़िया से कर लेता था, बल्कि वो भी जिनको सूफ़िया के सामने करने की हिम्मत अभी तक इसमें पैदा ना हो सकी थी। वो दोनों अच्छे सामे होने के साथ-साथ बेहतरीन दोस्त भी थे, जिनका काम वक़्तन-फ़वक़्तन इसे अच्छे मशवरे से फ़ैज़-याब करना होता था। इस वक़्त भी तीनों इस मशग़ले में मसरूफ़ थे। बस फ़र्क ये था कि आज शमाम बातें करते-करते ज़रा रश्क भरी निगाह भी इस पर डाल लेता था। कितना खुशनसीब किस्मत है हानि, वो सोचने लगा। फिर यूँ ही सोचते-सोचते नज़रें हानि के चेहरे पर से होती हुई हसीब तक जा पहुँची, जो बड़े इश्तियाक से हानि की जानिब मुतवज्जा था। "देखो, हसीब की किस्मत में क्या लिखा है। ये तो फ़िलहाल इस मरहले से दूर है।" बुला इरादा ही वो सोच रहा था, फिर अचानक ही इसके ज़हन में कूंदा सा लिपका था। "हसीब भी तो फ़ारिग़ ही है। मैं ही क्यों? हसीब क्यों नहीं?" वो एकदम अलर्ट सा होकर बैठ गया था। हानि अभी अपनी कहानी जारी रखे हुए था, लेकिन अब शमाम सिर्फ़ हसीब को देख रहा था और बाकायदा प्लान तरतीब दे रहा था कि कैसे अपनी जगह हसीब को लाकर खड़ा करे। पहले इसने सोचा कि बराह रास्त दादा जान के सामने जाकर खुद को इस सारे मामले से दस्तबरदार करते हुए मुतबादिल के तौर पर हसीब का नाम ले ले, लेकिन ऐसा करने में रिस्क था। हसीब हत्थे से उखड़ जा सकता था, लिहाजा मुनासिब ये समझा कि पहले हसीब से इसकी राय मालूम करे, और फिर इसे राज़ी करके किसी न किसी तरह पूरे दलाइल के साथ ये मुकदमा दादा जान की अदालत में पेश करे। हसीब इसका कज़न ही नहीं, बेहतरीन दोस्त भी था, और इसे उम्मीद थी कि थोड़ी बहुत जज़्बाती ब्लैकमेलिंग से वो इसे अपने ट्रैक पर ले ही आएगा। कुछ दिनों तक इसने मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए रखी थी। सब समझे कि अकल में बात समा गई है। दादा जान ताल्लुकात फिर भी बेहतर हो गए थे। अम्मी भी लाड उठाने लगी। अब्बू का एक बार फिर फर्माबरदार बन गया था।
लेकिन कुछ दिन तक सब खुश रहे। इसका ख्याल था कि अपने बदले हुए तर्ज़े अमल से पहले घर वालों के दिल साफ़ करे, फिर ये नया प्रपोज़ल सामने रखेगा। और एक दिन इसने हसीब को जा गिरा था, यार एक तो बात तो बता, ये मानो है कैसी? इसने रिमोट से चैनल बदलते हुए सरसरी अंदाज में हसीब से दरियाफ्त किया था। हसीब ने हैरत से देखा, ये पहला मौका था जब वो अयमन के बारे में इतने सुकून से बात कर रहा था। मुझसे क्यों पूछ रहा है? तूने नहीं देखा इसे? हसीब ने रिमोट इसके हाथ से लेकर एक बार फिर पुराना चैनल लगा लिया था। देखा तो है, लेकिन तेरी राय जानना चाह रहा हूँ। उसे ट्रैक पर ला रहा था। अच्छी है, बल्कि बहुत अच्छी है। वो समझदार लड़की है, मासूम भी है। आजकल की लड़कियां बहुत तेज़ होती हैं, इस तरह की नहीं है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। हसीब इसका दिल साफ करने के लिए तफ़सील बताने लगा। तुझे अच्छी लगती है ना? वो यही सुनना चाह रहा था। वो है ही अच्छी तो अच्छी ही लगेगी ना? हाँ, वो है अच्छी। इसने एक बार फिर बेध्यानी में जवाब दिया था। बस शमाम उछला, बस फिर डन हो गया कि तेरी बात तय कर देते हैं इससे। इसने हसीब का हाथ अपने हाथों में थाम कर गोया डील तय की थी। इस दफ़ा उछलने की बारी हसीब की थी। दिमाग ठीक है तेरा? इससे शमाम की दिमागी हालत पर शोभा हुआ था। ऑफ कोर्स बिल्कुल ठीक है। शमाम के लहजे में खुद एतमादी आ गई थी। अच्छा, तो ऐसा करके ये बात ज़रा अपनी या मेरी वालदा से कहकर तो देख, सही जवाब वही देंगी। हसीब इसे घूरते वहाँ से उठ खड़ा हो गया था। और लग रोज़ जब इसने अम्मी से बात की तो एक ज़ोरदार धूल उन्होंने इसकी पीठ पर झड़ दी थी। शमाम, तुम कभी नहीं सुधरोगे। बिला सोचे समझे बात करने की आदत तुम्हें पता नहीं कहाँ से आ गई है। उन्होंने सर थाम लिया था। और कहाँ से आई है? दादा जान से ही आई है। ज़ुबान पर आया फ़िक्रा इसने वापस अंदर धकेला था। अभी वो अम्मी से बिगाड़ कर नहीं रखना चाहता था। बेवकूफ़ लड़के हम बड़ों में। शना और हसीब की बात कब से तय है? उन्होंने गोया धमाका किया था, वर्ड पर चलाया था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि खुशी, हैरत या गम में से किस जज्बे का इज़हार करे। शना इसकी इकलौती बहन थी और हसीब बेहतरीन दोस्त। अपना गम आरज़ी तौर पर बुलाए हुए इसने फैसला किया कि इस बात पर खुश होना ज़्यादा मुनासिब है। अम्मी, क्या शना और हसीब को मालूम है ये बात? इसके जहन में हसीब का कल वाला फ़िक्रा गूंजा था। मालूम ही होगा, हर कोई तुम्हारी तरह अहमक नहीं होता कि घर में होने वाली बातों से यूँ लातुल्लक रहे। वो इस बात में भी इसकी नालायकी ले आई थी। लेकिन अम्मी, इस तरह तो इसने परेशान नज़रों से अम्मी को देखा तो वो तकरीबन चीख पड़ी थी। देखो शमाम, अपने मामले में जो कुछ बकवास तुम कर रहे हो हम सुन रहे हैं, लेकिन इस किस्से में कुछ बोलो तो मैं वाकई तुम्हें सीधा कर दूंगी। उन्होंने इसे वार्निंग देते हुए कहा था। वो अम्मी सुने तो एक मसला यहाँ भी है। इसने अम्मी का हाथ पकड़ कर इन्हें उठने से रोका था। इस तरह तो मुझे इस अहमक हसीब की इज्जत करनी पड़ जाएगी। इसने फ़िक्रा मुकम्मल किया तो उसके लहजे में मुझे शरारत महसूस करके अम्मी भी अपना गुस्सा भूल के हंस पड़ी थी। शाही मुस्तफ़ा चचा आए हैं। शना ने उछलत भरे अंदाज में इसके कमरे में झांक कर इसे अयमन के वालिद की आमद के मुतल्लिक बताया था। क्यों आए हैं? तीखे तेवरों से पूछा गया। अब इस बेमकसद सवाल का क्या जवाब दूँ? शना जाते जाते रुक गई थी। कौन कौन आया है? बेजार लहजे में दूसरा सवाल किया गया। मुस्तफ़ा चाचू, फराज भाई और आंटी। 2-4 और बंदे भी ले आते। वो बदमज़ा हुआ था। शना से मलामती नज़रों से देख रही थी। अब खड़ी क्यों हो? जाओ यहाँ से। सहनूज़ वहीं पर बुरजमान देखकर शमाम झंझलाया था। अम्मी कह रही हैं कि ज़रा ड्राइंग रूम में तशरीफ़ ले आएँ। शना कहकर पलट गया और बड़बड़ाते हुए कंप्यूटर शट डाउन करने लगा। कुछ ही देर में वो दोनों हाथों से कॉटन के कपड़ों की शिकनें दूर करता हुआ ड्राइंग रूम में चला आया था। हानि भी वहीं पर था। दादा जान की नज़र उसके हुलिये पर पड़ी तो पहले वो बदल के रह गए थे। बालों में महज उंगलियां फेर कर काम चलाया गया था। कंघी तक करने की ज़हमत नहीं की गई थी। कपड़े भी सलवट आलूद थे। इसके बरक्स हानि साफ सुथरे कपड़ों में खासा तहसीब याफ्ता लग रहा था। दादाजान को जी भर का ताव आ रहा था, लेकिन फिर वक्त बर्दाश्त करने पर मजबूर थे। सबसे मिलकर शमाम थोड़ी देर में मजीद बैठा। फिर शना ने अंदर झांक कर इसके दोस्त के फ़ोन का बताया था। वो दिल में शुक्र अदा करते हुए बाहर चला गया। बाहर शना ने इसे गमशगीन नज़रों से घूर रही थी। बहाना करके बुलाया है मैंने। वो खफा हो रही थी। क्यों? शमाम कह रहे थे, इतने डैशिंग लग रहे हैं आपके। मुझे डर था कि 2 मिनट मजीद अंदर रुके तो किसी की नज़र ही न लग जाए। वो साफ तंज कर रही थी। तो मैं क्या करूँ? सुबह से तो इतने अहम असाइनमेंट की तैयारी में लगा हुआ। अगर ये लोग बता कर आते तो मैं भी 16 सिंगार कर लेता। वो चिढ़ कर बोला था। जब तक ये लोग चाय पी रहे हैं, ये रहे आपके कपड़े। अब नहा धोकर कपड़े बदल लें। इसने मसला तमेज़ अंदाज में नरमी पैदा की थी। पता नहीं कि ये कैसे शमाम की अक्ल में बात समा गई। जब ही वो मजीद पसो-पेश किए बगैर अपने कमरे में चला गया। लेकिन जब वो फ्रेश होकर वापस आया तो वाकई इसके दोस्त आ चुके थे। मेहमानों को अपनी साफ सुथरी झलक दिखाकर और दादा को मुतमिन करके वो इन लोगों से एक्सक्यूज़ करता दोस्तों के साथ बाहर निकल गया। वापसी इसकी रात गई हुई थी। तब तक मेहमानों को गए हुए भी काफ़ी देर हो गई थी। क्यों आए थे ये लोग? शना इसके लिए खाना गर्म कर रही थी। जब इसने पूछा था, बेफिक्र रहें, फिलहाल रिश्ते के मुतालिक कोई बात नहीं की। असल में ये लोग फराज भाई के दोस्त के घर गए थे। वापसी पर यहाँ आए गए। शना ने टेबल पर बर्तन रखते हुए जवाब दिया। शमाम ने मजीद को तबसरा किए बगैर पानी का ग्लास लबों से लगा लिया। आज उसने इंस्टीट्यूट जाकर सख्त गलती की थी। सुबह से अब तक एक भी क्लास सही से नहीं हुई थी। दिल तो उसका चाह रहा था कि फ़ौरन से पेशतर घर जाकर सो जाया जाए, लेकिन बदकिस्मती से महमूदुल हसन साहब जैसे
पंक्चुअल टीचर की क्लास अभी होना बाकी थी, जिसे वो किसी भी कीमत पर मिस नहीं कर सकता था और इस क्लास में अभी पूरा 1.5 घंटा बाकी था। दोस्तों के हमरा इधर-उधर फिरने के बाद अब थक कर इसने कैफेटेरिया का रुख किया था। वहाँ हस्बे मामूल बाहर आई हुई थी। सब लोगों पर एक नज़र डालते हुए इनका ग्रुप भी अपनी महसूस टेबल पर जा बैठा। भी इन लोगों को बैठे हुए कुछ ही देर हुई थी कि सामने से आदिल और अलवीना आते हुए दिखाई दिए थे। आदिल और अलवीना इनके डिपार्टमेंट के थे और सब लोग इस बात से वाकिफ़ थे कि वो लोग एक दूसरे के मामले में काफ़ी हद तक सीरियस हो चुके हैं और तवक्का की जा रही थी कि तालीम मुकम्मल होते इनका ये रोमान बाकायदा रिश्ते का रूप धार लेगा। शमाम को कॉलेज यूनिवर्सिटी रोमांस ने कभी अट्रैक्ट नहीं किया था, लेकिन आज वो हर चीज़ को दूसरी नज़रों से देख रहा था। एक एज ग्रुप के दो लोग, बेमिसाल अंडरस्टैंडिंग, मुश्तरका दिलचस्पी है, क्या ज़बरदस्त ज़िंदगी है। आज इसे इन दोनों का कपल आइडियल लग रहा था। ब्लैक पैंट और ग्रे कलर की शर्ट में आदिल खासा डैशिंग लग रहा था। दूसरी तरफ जदीद राश के सिले हुए लाइट ग्रीन सूट में गंदमी रंगत वाली अलवीना भी खिली खिली सी लग रही थी। वो दोनों इनके बिल्कुल बराबर वाले से टेबल पर आकर बैठे। इनके ग्रुप की तरह मुस्कुराहट उछाल कर वो दोबारा अपनी ही बातों में मशगूल हो गए थे। शमाल के दोस्त भी इधर उधर हाँकने में लगे हुए थे, लेकिन वो इन जिद्दा दिल लोगों के दरमियान बैठे हुए भी कुछ गैर हाजिर सा था। लाशारी तौर पर इसके सारी हिस्से अपने बराबर वाले टेबल पर मरकूज थी, जहाँ वो दोनों बड़े जोर शोर से कदीम और जदीद शायरी का मुकाबला करते करते अब दिल्ली और लखनऊ का तकाबली मुवाजना करने लगे थे। वह क्या सैर हासिल तबसरे कर रहे हैं। तबसरा कर अगरचा इसके सर पर से गुजर रहे थे, ताहम फिर भी वो इन दोनों की जहनी हमआंगी को सराह रहा था। आज इसे इन दोनों ने काफ़ी मुतासर किया था। ऐसे ही बेध्यानी में इसने तसव्वुर में खुद को मानो के हमरा इसकी जगह बैठे देखा तो झंझला सा गया। कितना अहमक लगूंगा ना मैं इसके साथ कोई संजीदा बात करते हुए। न जाने क्यों उसने खुद ही फ़र्ज़ कर लिया था कि कम उम्री की वजह से इसकी और ऐमन के माबैन कभी ज़हनी हम आहंगी पैदा ना हो सकेगी। बहरहाल शमाम ने घर आकर सईद बुरहानी को सारे दिन की रिदा बमा अपने एहसास सुनाई, जिसे सुनकर दोनों ही ने ही सर पीट लिया था। तेरे नज़दीक असल मसला सिर्फ यही है कि अमन कम उम्र है? हसीब ने पूछा था। ये सिर्फ नहीं है। वो अपने मसले को कम अहमियत देने पर चिढ़ गया था। अच्छा चल, बहुत बड़ी बात है, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हानि ने समझाना चाहता। बहुत फ़र्क पड़ता है, वो बज़ेद था। तो इसका मतलब है कि तू बड़ी उम्र की लड़की से शादी करना चाहता है? हसीब ने फिर से सवाल किया। शमाम चुप रहा था। फिर तो ऐसा है कि सामाबाजी से शादी कर ले, इस साल पूरे 30 बरस की हो जाएंगे। इसने चिढ़कर शमाम की खालाजाद का नाम लिया, जो हर रिश्ते को अपने से कम गर्दानते हुए ताहाल गैर शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रही थी। नस्वानियत की अलमदारी नेज़ खासी हिटलर मिजाज खातून थी। उड़ा लो मेरा मजाक। शमाम खफा होने लगा था। बिल्कुल सही कह रहा है हसीब, तेरे 14 तबक किसी सूरत में रोशन होंगे जब सुबह की इब्तिदा कैट्स और बारन से होगी। दोपहर को अफसाने डिस्कस करने पड़ेंगे। शाम ढले करशन चंदर और टैगोर की तख्लीकात और का जायज़ा लेना पड़ेगा, जबकि रात को अल्बर्ट का कामियों का पर इजहार ख्याल करने के बाद जब तू स्लीपिंग पिल से लेकर सोया करेगा तो ईमान से क्या सुहाने ख्वाब आएंगे। हानि ने इसके मुस्तकबिल का खौफनाक नक्शा खींचा था। और जब संडे को तेरी ख्वाहिश होगी कि बेगम के हाथ के बने मज़ेदार नरगिसी कोफ्ते खाने को मिलें, तो बेगम साहिबा बड़ी तब्दीली से देखेंगी कि इनके शौहर को ये गैर किस्म के शौक कब से लाहक होने लगे। फिर बड़े मज़े से ये कहकर तेरा मुंह बंद करवा दिया जाएगा कि नरगिसी कोफ्ते फिर किसी दिन खाना। आज तो मैंने माइकल मोर की स्टूपिड वाइट मैन पढ़ी है, या फिर ये इरशाद होगा कि आज का दिन तो हेनरी कल्टन की माई लिविंग हिस्ट्री के लिए महसूस है। वो दोनों सरासर मजाक उड़ा रहे थे। शमाम वहाँ से वॉकआउट करने ही लगा था कि हसीब ने इसका हाथ पकड़ कर बैठा लिया था। अच्छा चल, ये सब बातें छोड़, तू हानि को देख जरा, कैसे सूफिया के इश्क में डूबा हुआ है। बिल्कुल सादा सी लड़की है, लेकिन इसे सारी दुनिया से ज़्यादा अच्छी लगती है। ओ बदतमीज़ लड़की, अगरचा बात तुम्हारी दुरुस्त है, फिर भी गुफ्तगू में एहतराम को खातिर में रखा जाए। हानि ने बज़ाहिर इतनी संजीदगी से बात कही कि शमाम के होंठों पर ज़रा सी मुस्कुराहट उभरी थी, जो फ़ौरन ही मदम हो गई थी। सूफिया वाकई सादगी की हद तक सादा सी लड़की थी। ये इस बात का गवाह तो वो खुद भी था। एक बार वो शमाम से नसीमा हजाजी का नावल लेकर गई थी। नावल इसे इतना पसंद आया कि हर दूसरे दिन फरमाइश कर देती कि शहनाज से शाही भाई कहती थी, तो इसकी देखा देखी सूफिया ने भी इसे इस नाम से पुकारना शुरू कर दिया था। प्लीज़ एक नावल और ला दे। और फिर एक एक करके कोई 5 नावल पढ़ चुकने के बाद एक दिन बड़े जज़ब और एहतराम से आंखें बंद करके इसने कहा था, इतनी इम्प्रेस हो गई हूँ, नसीम हजाजी से इतना ज़बरदस्त लिखती हैं, मेरी तो फेवरेट राइटर बन गई हैं। स्टोर्स का वाक़या याद आया तो एक बार फिर मुस्कुराहट इसके होंठों पर रह गई थी। लेकिन हानि की अपने दिल की मर्जी है ना, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से तो इसके सर पर मुसल्लत नहीं की गई। वो फिर भी अपने मौक़िफ़ से दस्तबरदार होने को तैयार न था। मुँह से गुफ्तगू बहरहाल बदल गया था।
सो इसने भी तवज्जो दूसरी तरफ कर ली थी। शमाम आज जल्दी घर आ जाना। अम्मी ने नाश्ते की मेज़ पर चाय ला कर रखते हुए इससे कहा था। क्यों? चाय का कप अपनी तरफ करते हुए इसने इंतज़ामिया अंदाज में इसकी तरफ देखा था। मुस्तफ़ा भाई का फ़ोन आया था कल रात को, कह रहे थे कि आज शाम को वो सब लोग आएंगे। अम्मी ने बताया तो होंठों की तरफ जाता कप महज 2 इंच के फासले से वापस टेबल पर आ गया था। शमाम, मैं कुछ कह रही हूँ तुमसे। सहनूज़ खामोश देखकर अम्मी ने फिर से इसे मुखातिब किया था। आ जाऊँगा, वो बस यही जवाब दे सका था। बच्चों, तुम दोनों को भी शाम घर पर ही रहना है। इसकी तरफ से इत्मीनान हो जाने के बाद अम्मी अब हसीब और हानि से मुखातिब थी। वो दोनों बड़ी ताबेदारी से सर हिला रहे थे। शमाम को इसके बाद नाश्ता करना भी दोबर हो गया था। बेदिली से चाय का कप खत्म करके वो कुर्सी खिसका कर उठ खड़ा हुआ था। सारा दिन बेजार शक्ल बनाए क्लास अटेंड करने के बाद इस वक्त वो घर पहुंचा तो मेहमानों की आमद के इंतजाम तकरीबन मुकम्मल ही थे। अम्मी और चाची सारा दिन की मसरूफियत के बाद इसके वक्त कुछ देर कमर सीधी करने के लिए लेटी थी। दादा जान अपने कमरे में थे। अब्बू और चचा लॉन में बैठे चाय पी रहे थे और वो लॉन्च में बैठा खामोशी से सबको देख रहा था। हसीब अभी थोड़ी देर पहले ही बाजार से लता पता लौटा था और बैठा भंगड़े के गीत पूरी ले और सर के साथ गा रहा था। अलबत्ता हानि अपने समझदार नेज़ ताबेदार होने का सबूत इस तरह फराहम कर रहा था कि वो इस वक्त किचन में पूरी जानशानी से कबाब तल रहा था। इसे किचन के कामों से खास शगफ था। ये यकीनन सुफ़िया की खुशकिस्मती थी। बहरहाल इस वक्त शना इसकी कारकर्दगी से मुकम्मल तौर पर मुतमिन होने के बाद किचन का बिखरा हुआ सामान समेट रही थी। इसी वक्त अशफाक साहब अपने बेटे, बहू और 4 पोतों के हमरा अजीज़ी शमाम ज़फ़र को सनते कबूलियत बख्शे घर में एकदम से रौनक ले आए थे, जो शमाम की नज़र में हंगामा था। बहरहाल थोड़ी देर बाद ही दोनों तरफ से खुशगवार माहौल में मुँह मीठा करवाया गया। दादा जान और शफाक साहब खासे पुरजोश नज़र आ रहे थे। बरसों पुराना साथ रिश्तेदारी में बदल रहा था। शना लड़के की इकलौती बहन होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी से फर्दा हर एक की खातरदारी करने में लगी हुई थी। शमाम इन लोगों के जाने तक सब्र ज़ब्त की तस्वीर बना खामोशी से ड्राइंग रूम में बैठा रहा था। दादाजान बिलाखिर अपनी कर गुजरने में कामयाब हो गए थे। इसकी आखिरी उम्मीद का टमटमाता दिया बिलाखिर बुझ ही गया था, बल्कि बुझा दिया गया था। बहरहाल इस वक्त तो खामोश रहकर वो ये समझ रहा था कि वो घर वालों पर एहसान कर रहा है, लेकिन ये नहीं जानता था कि इसकी खामोशी भी इन लोगों को इतनी ही खुलेगी। अरे गूंगे का गुड़ खाए बैठे हो, क्या कोई बातचीत नहीं कर सकते? अम्मी ने इन लोगों के जाते से आड़े हाथों लिया था। शुक्र करे मैं जो भी बैठा था, कोई उल्टी सीधी बकवास नहीं कर रहा था। वो इतना बदतमीज कभी नहीं रहा था, लेकिन इस वक्त झंझलाया हुआ था। हाँ भैया, आपका शुक्रिया कि आप चुपचाप बैठे हैं। दादा जान ने तंजिया कहा था। सारे बड़े आपस में बातें कर रहे थे। मैं कैसे दखलंदाजी करता? इस बार इसका लहजा कुछ मदफाना था। बेटा बड़े तो आपस में बातचीत कर रहे थे, लेकिन मानो के चारों भाई भी तो मौजूद थे, इनसे बात करते। तुम्हारी रिश्तेदारी होनी है इनसे, चचा ने भी रसान से समझाया था। जबरदस्ती की रिश्तेदारी वो बड़बड़ाया था। अच्छा बस अब ये टॉपिक क्लोज करें, ऐसी कोई खास फिक्र की बात नहीं है। हसीब और रूहानी भी इनके साथ ही बैठे थे। सब बच्चे आपस में बातचीत कर रहे थे। उन्होंने इतना महसूस नहीं किया होगा और आइंदा शमाम भी एहतियात करेगा। चची ने सारी बहस को समेटते हुए इसकी गुलखुलासी करवाई थी, तो इसने भी सुकून का सांस लिया था। इसके फाइनल एग्जाम का शेड्यूल सामने आ गया था। पिछले दिनों वो खुद तरसी और मसलूमियत के खुद साख्ता एहसासात में खोकर पढ़ाई से काफ़ी दूर हो गया था, लेकिन अब पूरी संजीदगी से किताबों की जानिब मुतवज्जह होना पड़ा। ज़हन से हर बात झटक कर इसने सारा ध्यान पढ़ाई की तरफ लगा दिया था, क्योंकि अपनी पोजीशन इसे हर सूरत बरकरार रखनी थी। घर वालों ने भी इसकी हालत पर रहम खाते हुए इससे तावन किया था। वो कम से कम इसे तावन ही कह रहे थे कि घर में तमाम ज़र बहस मुतनाज़ा मामलात मुलतवी कर दिए जाएँ, चाहे आर्जी तौर पर ही सही। बहरहाल ये भी इसके लिए बहुत है। सोए इत्तफाक इशफाक साहब के घर से भी इन दोनों दिनों कोई ख़ास आमदरफ्त नहीं हुई थी। पेपर्स हस्बे साबक और हस्बे तवक्का ज़बरदस्त हुए थे। जिस दिन वो आखिरी पेचा देकर लौटा, इस दिन घर आकर खूब लंबी तान कर सोए थे। इम्तिहानों से फरागत पाने के बाद नींद कितनी खूबसूरत होती है, इसका अंदाज़ा शमाम ज़फ़र को देख कर लगाया जा सकता था। बहरहाल इसके लिए रावी आजकल चैन ही चैन लिख रहा था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। एक दिन बैठे-बैठे इशफाक साहब को अनजानिया का हल्का सा अटैक हो गया और वो ये सोच रहा था कि उन्होंने इतने दिन सब्र कैसे कर लिया। बहरहाल वो इनकी टाइमिंग को सराहे बगैर न रह सका। एक नहायत मामूली सा अटैक था, लेकिन हर जिम्मेदार दादा की तरह इनकी भी रातों की नींद ये सोचकर उड़ गई थी कि इनके बाद इनकी पोती का क्या बनेगा। नेज़ ये कि इन्हें अपनी ज़िंदगी में ही अपनी इकलौती पोती की खुशियाँ देख लेनी चाहिए। चूँकि दादा के गहरे दोस्त थे, लिहाजा इनके इस जज्बाती वलवेले ने दादा के दिल पर गहरा असर छोड़ा था। दरअसल दादा हर किसी के लिए अपने दिल में नरम गोशा रखते थे, सिवाय इसके। बहरहाल दोनों बुजुर्गों ने अस्पताल के कमरे में ही हंगामी मीटिंग की, जिसमें यह फैसला किया गया कि फ़िलहाल पहले मरहले में शमाम और मानो का निकाह कर दिया जाए, फिर दूसरे मरहले में शमाम की प्रैक्टिकल लाइफ में
सेट होने जाने के बाद बाकायदा रुखसती कर दी जाएगी। बकौल दादा जान के करने को तो हम अभी निकाह के साथ रुखसती भी करवा सकते हैं, लेकिन तुम्हें इससे बचाने की खातिर महज निकाह का इरादा किया है। वह ये भी खूब रही, यानी एक और एहसान वतन मिलाया था। जी तो कर रहा है कि ज़रा पूछे कि मोहतरमा, मानो कि एक अदद जवान जहाँ बाप और 4 अदद नौजवान भाइयों के होते हुए इसके दादा को अपनी पोती के मुस्तकबिल की इतनी फ़िक्र क्यों सता रही है। लेकिन उसे सोच के कड़क रहा था, यूँ उसके निकाह की तैयारियाँ शुरू होगी। निकाह क्या था, यूँ लग रहा था जैसे पूरी शादी हो रही है। ख़वातीन को तो सिर्फ मौका मिलने की देर थी। अब शना और चर्ची के बाज़ारों के चक्कर जो शुरू हुए तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। साथ में बतौर ड्राइवर कभी हानि की ड्यूटी लगती तो कभी हसीब ये फ़रीज़ा अंजाम दे रहा होता था। शमाम अलबत्ता पहलू बचा जाता, लेकिन बाज़ार से वापसी पर इसे एक चीज़ दिखाई जाती थी, बल्कि राय तलब की जाती थी। देखना तो शमाम, ये सूट कैसा है, मानो कैसी लगेगी इसमें। चची ने एक रोज़ लाइट ग्रीन कलर का खूबसूरत सा कामदार अनारकली फ्राक इसके सामने फैलाकर राय मांगी थी। अहमक ही लगेगी, वो बड़बड़ाया था। क्या कह रहे हो, ज़रा ऊँचा बोलो अम्मी को। चूँकि इसकी बात समझ में नहीं आई थी, इसलिए इसे घूरा था। अम्मी, वो डार्क गोल्डन लहंगा काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, वही ले लेते हैं ना। शना फ्राक पर ना कतराना नज़रें डालकर कुछ सोचते हुए बोली थी, अरे नहीं, इतना भारी काम है, बच्ची तो बिल्कुल दब कर रह जाएगी। अम्मी ने बच्ची कहकर इसकी दुखती रग पर उंगली रखी थी। वो बेजारी से उठकर खड़ा हुआ था। अभी लॉन्च में दाखिल हुआ था। हसीब और हानि पहले ही वहाँ पर पुरजमान थे। मौज़ूअ गुफ्तगू न जाने क्या था, लेकिन इस पर नज़र पड़ती दोनों की ना रुकने वाली हंसी शुरू हो गई थी। क्यों, क्या पागल हो गए हो, वो सोफे पर गिरने वाले अंदाज में बोला था। यार कसम से तो इतनी अफसरदा शक्ल बनाए फिरा है जैसे तेरी हीरोइन से तेरे रकीब की शादी हो रही है। हानि ने इसका फूला हुआ चेहरा देख कर मजाक उड़ाया था। खाक इसमें ठंडिया बड़ी थी, ऐसे नसीब कहाँ हमारे कि हमारा भी कोई रकीब होता। वैसे यार ज़रा फ़र्ज़ करके अगर तेरा कोई रकीब होता तो क्या करता। सी भी शामिल गुफ्तगू हुआ था। मैं क्या करता, भाग भाग कर इसकी शादी के इंतजामात करता। कितना खूबसूरत होता सब, इतने खुशकुन मफरूज़े से ही इसका मूड बहाल हो गया था। तुम लोग फारिग बैठे हो। दादाजान इनको देखकर लॉन्च में चले आए थे। हसीब, मैंने तुमसे एक काम कहा था। उन्होंने जवाब का इंतज़ार किए बगैर ही अगला सवाल किया था। कौन सा दादाजान? आपने तो सुबह से मुझे कोई 20 काम कहे हैं। कार्ड छिपवाने के लिए भिजवाया दिए, कल सुबह दे आऊँगा। यार थोड़े से दिन रह गए हैं और तुम लोगों की सुस्ती ही ख़त्म नहीं हो रही। शमामा सुहाना तसव्वुर टूटने पर कुछ बदमज़ा हुआ था। दादाजान, ये कार्ड छिपवाने की क्या ज़रूरत है, हल्की फुल्की रस्म ही तो है। हसीब ने गोया शमाम के दिल की बात कह डाली थी। नहीं यार, ये तुम्हारी माँ की ख्वाहिश है, पहली पहली खुशी है घर की, इसलिए मैंने भी कहा कि जो जी में आए कर ले। दादाजान तो आजकल हातम ताई को भी मात दे रहे थे। अच्छा खैर, पहली फुर्सत में कार्ड वाले के पास चक्कर लगा लेना। वो एक बार फिर याद दहानी करवाते हुए उठ खड़े हुए थे। इनके जाते ही शमाम के लबों से सरदा बरामद हुई थी। बस कर यार, तेरी ठंडी आहें मुझे फ्रीज़ कर देंगी। हानि इसके करीब से उठकर ज़रा फासले पर बैठ गया था। गुज़श्ता चंद रोज़ खासे हंगामा खेज़ गुजरे थे। ख़ानदान भर की लड़कियां सर शाम इकट्ठी हो जाती, फिर ढोल की किताब पर बेसुरे गीतों का सिलसिला शुरू होता और रात गए तक जारी रहता। अम्मी और बुआ नहार होती रहती कि घर में कितनी रौनक लगी हुई है, और ये बात कि ये रौनक शमाम के नज़दीक नीरी सरदर्द थी। बहरहाल इन्हीं हंगामों खेजियों के बाद आज वो मुबारक दिन आ गया था, जिसके लिए कई हफ्तों से तैयारी की जा रही थी। शमाम के लिए अम्मी अब्बू ने बहुत खूबसूरत सा 2 पीस बनवाया था। अगरचे वो मुकम्मल तौर पर बेदिली से तैयार हुआ था, लेकिन फिर भी खासा ज़बरदस्त लग रहा था। इसका अंदाज़ा इससे लोगों की अपनी तरफ उठती हुई नज़रों से हो रहा था। एमन अंगूरी कलर के अनारकली फ्रॉक और चूड़ीदार पजामे में मरोज थी। वो कैसी लग रही है, इसकी तरफ शमाम ने कभी तवज्जो न दी थी। इसके पहलू में बैठी वो खासी नर्वस हो रही थी। इसका अंदाज़ा शमाम को इसके हल्के हल्के लरजते हाथों को देखकर हो रहा था। दोनों हथेलियों के आपस के दरमियान रखा टिश्यू बार बार मसर रही थी। शमाम को इस पर तरस आया था। स्टेज पर मौजूद दोनों तरफ की यंग जनरेशन जिस किस्म की फकरेबाजी कर रही थी, इस पर इसका नर्वस होना लाजमी अमर था। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कल मिसेस शमाम जफ़र एक ज़बरदस्त डिनर दे रही हैं, लिहाजा सबके लिए दावत आम है। अमन की कज़न में से एक ने आवाज़ बुलंद ऐलान किया था। इस ऐलान के बाद मिसेस शमाम जफ़र को माथे पर चमकते पसीने के कतरे टिश्यू पेपर से साफ करने पड़े थे। कई दूसरे लोगों ने भी इस अनाउंसमेंट पर अनाउंसर को दाद देती नज़रों से देखा था। अगर इस डिनर में मिस्टर शमाम जफ़र आना चाहें तो हानि की भी रग भड़की थी। मोस्ट वेलकम, लेकिन इस सूरत में बस ये होगा कि बिल भी मिस्टर शमाम जफ़र को ही पे करना होगा, लेकिन डिनर तो मिसेस शमाम जफ़र की जानिब से है। हानि ने एहतजाज करना चाहा था। वो तो है, लेकिन मशरकी मिसेस अपने मिस्टर की मौजूदगी में बिल खुद पे करें, ये मुमकिन नहीं। वो लड़की भी अपने काम की एक थी। अब दोनों तरफ से भरपूर बहस शुरू हो चुकी थी। ऐसी बहस जिसके नजरिए कम और कहके ज़्यादा थे। माहौल खासा खुशगवार हो गया था, जिसका असर शमाम के मिजाज पर भी पड़ा था। वो कोफत बेजारी जो कई दिनों से इसके चेहरे का लाजमी हिस्सा बन चुकी थी, अब इस वक्त इसमें खातिर कमी आई थी। बहरहाल
फंक्शन बखूबी निपट गया था, फिर भी कई दिनों तक घर में यही मौजूद ज़हर बहस रहा था। मूवी और तस्वीरें बार-बार देखी और दिखाई जा रही थी। साथ-साथ तबसरे भी किए जा रहे थे। जो शाम को तबसरे कम और अमन की कसीदा ख़्वानी ज़्यादा लग रही थी। कितनी प्यारी लग रही है हमारी बहू, बुआ फ़ख्री अंदाज में कहती। हाँ तो और क्या, माशाअल्लाह लाखों में एक है। अम्मी भी झट तारीफ़ करती थी। मेरी फ्रेंड्स को तो मानो की हार्ट बहुत पसंद आई है। कह रही थी कि तुम्हारे भाई के साथ कोई छोटे कद वाली लड़की सूट ना करती। शहनाज़ इस किस्से में भला कैसे पीछे रहती? ये तो है, और अभी तो देखना बड़ी बढ़ती उम्र है, 2-4 सालों में और कद निकालेगी। बुआ बेचारी दर पर्दा इसे मुतमिन करना चाह रही थी, लेकिन अक्सर उम्र का ज़िक्र लेकर आती, जिससे वो ठंडी सांसें भरकर रह जाता था। बहरहाल एक कम्प्रोमाइज़ था जो वो निकाह की सूरत में कर चुका था। इसे अब बहरदौर निभाना था, सो वो अपने आप को इस सारी सूरत-ए-हाल में एडजस्ट करने लगा था। इन्हीं दिनों इसका रिज़ल्ट भी निकल आया था। हस्बे तवक्का ज़बरदस्त ग्रेड था। रिजल्ट के बाद इसने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, और किस्मत का करना ये हुआ कि इस लिस्ट में इसका नाम आ गया। पहले पल तो इसे अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं आया था, क्योंकि पिछले चंद माह से वो अपनी किस्मत से खासा शाकी रहा था। लेकिन इस बार इसे अपनी तवक्कुआत और ख्वाहिशात से बढ़कर इनाम मिला था। दार-जान समेत सब लोग इसे बार-बार जता रहे थे कि ये बुजुर्गों का कहा मानने का सिला है, मगर बल्कि मानों ने तो इस कामयाबी का सेहरा भी ऐमन के साथ निकाह के सर बांध दिया था। बहरहाल इसकी खुशी में सब खुश थे। ससुराल वालों समेत 4 साल के लिए मुल्क से बाहर रहना घर वालों के और खुद इसके लिए भी काफ़ी मुश्किल था। ताहम बेहतर मुस्तकबिल की खातिर सबने इस आर्ज़ी जुदाई का बखूबी कबूल कर लिया था। ख़ानदान भर में अलविदाई दावतें शुरू हो गई थी। बाकी मिलने-मिलाने में भी ये दिन पलक झपकते गुज़र गए थे, और एक शाम वो सबको छोड़कर परदेस से सुधार गया था। शुरू-शुरू में तो खुद को इस अजनबी माहौल में एडजस्ट करना इसे नामुमकिन ही लग रहा था, लेकिन फिर पढ़ाई और पार्ट टाइम जॉब के चक्कर में ऐसा फँसा कि किसी और की तरफ ध्यान देने की फुर्सत ही खत्म हो गई। ये टेक्नोलॉजी का कमाल भी था कि वो घर से इतनी दूर होने के बावजूद भी हर अहम मौके पर इनके साथ होता। सना, नसीब बीबी और बानो इसे ख़ानदान भर की अहम खबरों से आगाह करना अपना फ़र्ज़ अवलीन समझती थी। सना का पसंदीदा मौज़ू ऐमन मुस्तफ़ा की ज़ात भी थी। शाही ऐमन की एफएससी मुकम्मल होगी। एफएससी में बानो ने फ़लाह सब्जेक्ट रखे थे। शाही इसने बीएससी में पोजीशन ली है, और आखिरी खबर जो बानो ने इसे दी थी वो ये कि वो फ़िज़िक्स में मास्टर कर रही है। 4 सालों के दौरान वक़्फ़े से उसे ये सब इत्तलात मिलती रहती थी। यूँ ही एक-एक करके 4 साल गुज़र गए। इसकी वापसी में महीना 1.5 महीना भी बाकी रहता था, लेकिन इस मौके पर यूँ लग रहा था जैसे दोनों तरफ के लोगों का सब्र ख़त्म हो गया हो। अम्मी रोज़ उसे जल्द आने की ताकीद करती थी। दादाजान अलग बेचैन हो रहे थे। अब्बू और चचा भी जल्द वापसी पर ज़ोर दे रहे थे। खुद इसका दिल भी घर और घर वालों के लिए बुरी तरह बेताब हो रहा था। बहरहाल एक एक दिन गिन-गिन कर गुज़ारने के बाद वो दिन भी आन पहुँचा जब इसको वापिस लौटना था, चूँकि वो मुकर्ररा वक़्त पर 1 हफ़्ते पहले ही आ रहा था। इसलिए घरवालों को सरप्राइज़ देने के लिए अपनी आमद के दिन और वक़्त के मुतालिक इसने किसी को इत्तला नहीं दी थी। सुबह के 7 बजे थे जब वो 4 साल बाद अपने घर के दरवाज़े पर मौजूद था। गेट खुला हुआ था। इसे गेट में दाखिल होता देखकर सबसे पहला रद्द-ए-अमल सना की तरफ से आया था। एक ज़ोरदार चीख थी जो इसके हलक से बरामद हुई थी। चंद सेकंड के अंदर-अंदर घर के तमाम अफ़राद इस सिमत भागे आए थे, जहाँ से चीख सुनाई दी थी, और फिर शाम को देखकर सब पर ही शादी मगर किसी कैफ़ियत तारी हो गई थी। अम्मी ने तो ख़ासा जज़्बाती माहौल बना दिया था। सबसे पहले रोने-धोने का तफ़सील सेशन हुआ, फिर इसके बाद नाश्ते का इससे भी तवील सेशन हुआ तो आखिर में बातें शुरू हुई जो ख़त्म होने में ना आती थी। लोग की आमदो-रफ़्त तो इसकी आमद के अगले रोज़ ही शुरू हो गई थी। कभी कोई मिलने आ रहा था, कभी कोई इससे मिलने आ रहा था। इस दौरान दादाजान ने इसे कई दफ़ा अशफ़ाक़ साहब के घर जाने को कहा। खुद इसने भी वहाँ जाने का इरादा किया, लेकिन हस्बे आदत इरादा महज़ इरादा ही रहा, और एक शाम को अशफ़ाक़ साहब खुद ही इससे मिलने चले आए थे। इन्हें देखकर हक़ीक़तन शाम को शर्मिंदगी हुई थी, जिसका इज़हार इसकी शक्ल से भी हो रहा था। इसने मिलने ना आ सकने पर कई बार माज़रत की, जिस पर उन्होंने इसका कंधा थपक कर गोया इसकी माज़रत कबूल करते हुए मुस्कुराहट से नवाज़ा था। जब वो रुख़सत हुए तो शाम इनसे इतवार को इनके घर आने का वादा कर चुका था। गौरों के देश में गुज़ारे गए 4 बरस, और फ़ायदा हुआ या ना हुआ हो, अलबत्ता इसका मिज़ाज अक्सर बदल गया था। मिज़ाज में नख़रा सिर्फ़ इस वक़्त कायम रह सकता है जब नख़रा बर्दाश्त करने वाले पास हों। दूसरी सूरत में वही होता है जो इसके साथ हुआ था, यानी बंदा बिल्कुल सीधा हो जाता है। बहुत सी ख़िलाफ़ी मिज़ाज बातें बर्दाश्त करते-करते वो ख़ासा मुतहम्मिल मिज़ाज हो गया था। बहरहाल इतवार को वो मुकर्ररा वक़्त पर सना के साथ वहाँ पहुँच गया था। सब ने इसका भरपूर इस्तक़बाल किया था। सभी घर पर थे, सवाए मानो कि इसकी किसी फ्रेंड की तबीयत ख़राब थी, इसका हाल-चाल पूछने गई थी। सना के पूछने पर आंटी ने इसे बताया। शाम को कुछ अजीब-सा महसूस हुआ था, क्योंकि आज वो बाकायदा प्रोग्राम के तहत इनकी तरफ आया था। दोस्त को देखने फिर किस वक़्त भी जाया जा सकता था। इसने दिल में सोचा, खैर ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा सामना करने से घबरा रही होगी। इसने खुद ही एतराफ़ किया, और फिर खुद ही तावील गढ़कर अपने आप को मुतमिन कर लिया। बहरहाल ख़ासे खुशगवार माहौल में पहले खाना, फिर कॉफ़ी का दौर चला, और बहुत अच्छा वक़्त गुज़ार कर वो और सना घर लौटे थे। हसीब और हानि घर पर बड़ी बेताबी से इस 4 साला जुदाई के बाद की मुलाकात का हवाल जानने के मुंतज़िर थे, लेकिन शाम के पास इनको बताने के लिए महज़ अपने ससुर सास और 4 अदद सालों की बातें थीं,
जो कम अज़ कम इन दोनों के लिए किसी भी दिलचस्पी से खाली थी। खैर कुछ नहीं होता, 10-15 दिन बाद एक बार फिर चक्कर लगा लेना। हानि ने सही यूँ तसल्ली देना चाहिए जैसे वो मुलाकात न होने के गम में घिला जा रहा है। आज 17 अक्टूबर है, शाम के 4 पर सना ने इसे इत्तला दी थी। फिर शाम ने इस बेमानी इत्तला पर हैरत से देखा था। फिर ये कि 17 अक्टूबर को ऐमन की बर्थडे है। सना ने कब इसकी तरफ बढ़ाते बात मुकम्मल की थी तो अनूज़ इसी लहजे में दरियाफ्त किया गया, तो आप आज इसे फ़ोन करके विश कर दें, सना ने कुछ झंझला कर कहा था। क्यों? शाम ने इसे सताने के अंदाज में कहा। शाही वो वाकई चिढ़ गई थी। क्यों? उसे क्या मतलब है आपका? आखिर बीवी है वो आपकी। अगर आप 2-4 लफ्ज़ फ़ोन पर बोल देंगे तो कितना खुश हो जाएगी, लेकिन आपको किसी की खुशी से क्या गर्ज़? इसके लहजे में खफ़की दर आई थी। अच्छा यार, नाराज़ तो मत हो, कर दूँगा फ़ोन, शाम हँसते हुए बोला। जब शाम ने इसे यकीन दिलाया तो वो खुश हो गई। ना सिर्फ़ खुश बल्कि वो जोश भी हुई थी। इसका सबूत इसे इस वक़्त मिला जब इसने रात के खाने के बाद टेलीफ़ोन उठाकर इसके कमरे में लाकर रख दिया। अभी थोड़ी देर तक कर लूँगा, शाम ने इसे अपने सर पर खड़ा देखकर कहा। सना का बस चलता तो यकीनन नंबर मिलाकर रिसीवर इसके हाथ में थमा कर ही वहाँ से जाती, लेकिन फिर इसे ख़दशे के पेश नज़र के वो चिढ़कर इरादा मुलतवी न करते वो वहाँ से पलट आई थी। शाम ने हाथ में पकड़ी किताब साइड टेबल पर रख दी। क्या बात करूँगा इससे? घबरा जाएगी बेचारी, इसने खुद कलामी की थी। ये सच था कि वो पिछले चंद दिनों से पूरी संजीदगी से अमन मुस्तफ़ा के मुतालिक सोच रहा था। पता नहीं क्यों गुज़रते वक़्त के साथ-साथ कुछ मैच्योरिटी हो गई थी या वैसी ही होगी। इसने ठंडी हवा भरते हुए सोचा, मगर फिर सब बातें ज़हन में से झटक कर इसने नंबर मिला लिया। तीसरी बेल पर रिसीवर उठा लिया गया था। दूसरी जानब कोई लड़की थी जो यकीनन ऐमन ही थी, क्योंकि इस बड़े बड़े घर की वाहिद लड़की वही थी। ताहम फिर भी शाम ने तस्दीक करना चाही थी। मुझे ऐमन से बात करनी है। नहायत इत्मीनान से बेड पर दराज़ होते हुए इसने कहा था। जी मैं बात कर रही हूँ, लेकिन आप कौन हैं? दूसरी तरफ हैरानगी थी। मैं शाम बोल रहा हूँ। उसके होठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई, जबकि एक लम्हे को वो दूसरी तरफ खामोशी छा गई। तो इसी खामोशी की तवक्का कर रहा था। इसके तासुरात का अंदाज़ा करते हुए वो तवक्का कर रहा था कि शायद वो इसी लम्हा फ़ोन बंद कर देगी, लेकिन इस एक लम्हे की खामोशी के बाद किए जाने वाले गैर मुतवक्का सलाम पर वो खुद हैरान हुआ था। इसी हैरानगी में सलाम का जवाब देकर इसने इसका हाल दरियाफ्त किया था। बेध्यानी में वो आपके बजाय तुम इस्तेमाल कर गया था। हाल अहवाल लेने के बाद एक बार फिर खामोशी छा गई, जैसे शाम ने खुद ही तोड़ा था। हैरानगी तो हो रही होगी ना कि कैसे फ़ोन किया तुम्हें इसने? यूँ ही बात की थी। फ़ोन आपने किया है, वजह भी आप ही बताएं। लहजा धीमा लेकिन खूबसूरत था। आज तुम्हारी बर्थडे है, मैंने सोचा तुम्हें विश कर दूँ। इसने वजह बताने के साथ साथ विश भी कर दिया था। एक लम्हे को तो अमन हैरान रह गई। तभी फौरी तौर पर कुछ न बोल सकी थी। मेरा ख्याल है अगर कोई किसी को विश करे तो जवाब में शुक्रिया भी अदा किया जाता है। शाम ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा था। हाँ, शुक्रिया तो ज़रूर अदा करना चाहिए, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि किसका शुक्रिया अदा करूँ, आपका या सना का? क्या मतलब? मतलब ये कि मेरी डेट ऑफ बर्थ सना ने ही आपको बताई होगी, इसलिए शुक्रिया भी इसी का अदा करना चाहिए। इसने मुतजस्सम लहजे में कहा तो शाम गड़बड़ा गया था। बच्ची वाकई समझदार हो चुकी है। इसने दिल ही दिल में इसकी ज़हानत को सराहा, लेकिन फिर लहजे में कुछ खफगी से मौके बोला था। क्यों? मुझे तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं रह सकती सना? तो खुद भूली हुई थी, इसे भी मैंने याद करवाया था। इसने रवानगी से झूठ बोला था। इसे अब बातचीत में मज़ा आने लगा था। अच्छा चले फिर तो वाकई आपका शुक्रिया। वह एक बार फिर हंसी थी। लेकिन आइंदा प्लीज़ एक बात का ख्याल रखिएगा, क्या हमेशा सही तारीख पर विश कीजिएगा। आज 17 अक्टूबर है, मेरी सालगिरह 8 जून को होती है। अब चुप होने की बारी शाम की थी। बहुत ज़बरदस्त तरीके से उल्लू बनाया गया था। दिल चाह रहा था कि जाकर सना की गर्दन मरोड़ दे, लेकिन एक बात थी कि अब वो नहायत संजीदगी से अमन मुस्तफ़ा को देखने का शाइक हो गया था। इस मुख्तसर सी फ़ोनिक गुफ्तगू के दौरान इसने पहली बार अपने और ऐमन के दरमियान मौजूद लतीफ़ से रिश्ते को दिल से महसूस किया था। इस वक़्त वो सोच रहा था कि लंबी सी, दुबली-पतली, चुन्नी-बुनी सी ऐमन मुस्तफ़ा अपने इस पूरे तमाम लबो लहजे के साथ कैसी दिखाई देती होगी। इन्हीं दिनों बिलाखिर दादा जान को अपने बाकी मानदा 2 पोतों का भी ख्याल आ ही गया था। हानि ने तो इस पर बाकायदा शुक्राने के नफ़िल अदा करने किए थे। बहरहाल ये दोनों इस लिहाज से खुशकिस्मत रहे थे कि शाम के बरक्स इनका मामला ऐसा था कि दादा पोतों की फ्रीक्वेंसी एक ही जगह सेट थी। यूँ एक खुशगवार शाम को बाज़ाब्ता तौर पर हानि की बात सूफ़िया से और हसीब की शना से तय कर दी कि दादा जान का इरादा था कि तीनों शादियां 2-4 महीनों में करके फारिग हो जाएंगे, लेकिन इस बार इशफाक साहब ने थोड़ी पेशोपेश की कि क्योंकि ऐमन का एमए का लास्ट सेमेस्टर अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। इनका कहना था कि पहले यकसोई से मास्टर मुकम्मल करे फिर शादी की जाए। बात चूँकि मकबूल थी सो दादा को मानना ही पड़ी और यूँ ये तीनों शादियाँ साल 6 महीने आगे चली गई थी। शाम और हसीब पर तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, अलबत्ता हानि को ये सब कुछ नहायत गया गुजरा था। बहरहाल सब्र के घूंट भरकर रह गया था।
वो बड़ी उजलत में 2 सीढ़ियाँ फाँकता हुआ नीचे उतरा था जब एक शनासा ऐसी आवाज़ कानों से टकराई थी। उसने फ़ौरन आवाज़ की सिमत देखा और फिर नहायत पुरजोश तरीके से सामने वाले बंदे से बगल गिर हुआ। वो आदिल एहसान था। यूनिवर्सिटी के ज़माने के बाद आज यूँ सरेराह मुलाकात हुई थी। आदिल इसकी बिल्डिंग में किसी काम से आया था, लेकिन इस वक्त वो सारे काम भुलाए शाम को अपने साथ अपने घर जाने पर जिद कर रहा था। इसके पुरखुलूस स्टार को देखते हुए शाम को ज़्यादा इनकार करना मुनासिब नहीं लगा। यूँ आधे घंटे बाद वो आदिल के छोटे से खूबसूरत घर के ड्राइंग रूम में बैठा कुछ इसकी सुन रहा था, कुछ अपनी सुना रहा था। बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा शाम ज़्यादा सुन रहा था, क्योंकि फिल वक्त आदिल इसे सब क्लास फेलो के हाल चाल से आगाह कर रहा था। तौकीर की शादी होगी, वो अजीब यार कोई शानदार सी पोस्ट पर है, अहमद के 2 बच्चे हैं वगैरह वगैरह। जब काफ़ी देर तक वो इधर-उधर लोग के हवाल सुनाता रहा तो शाम ने उसे टोक दिया था। यारा तू मुझे पूरी यूनिवर्सिटी के मुतालिक बता चुका है, लेकिन अपने बारे में नहीं बता रहा। भाभी कहाँ है? इसने बराह रास्त अलवीना का नाम नहीं लिया, क्योंकि इसे कतई अंदाज़ा नहीं था कि आया इसने अलवीना से ही शादी की है या वो रोमांस महज़ रोमांस ही था। कौन अलवीना? ओ बस आने वाली ही है, अपनी अम्मी की तरफ गई है। आदिल ने बताया तो उसे खुशी हुई थी। यार कहीं तुम मोहब्बत करने वालों के सितारे मिले, कितनी अंडरस्टैंडिंग थी ना तुम लोगों की। ये शाम के लहजे में वही माजी वाला लश्क आया था। हाँ वो तो है ही। आदिल हंसा था। तुम्हारा कपल वाकई शानदार था। इतने हम ज़ौक़ लोग शाज़ो नादिर ही मिलते हैं। हर वीकेंड पर तुम लोगों का प्रोग्राम होता था। कभी पेंटिंग एग्ज़िबिशन में जाते थे तो कभी शाम गज़ल में शरीक होते थे। आजकल भी वही रूटीन होगी, बल्कि अब तो बिला रोक-टोक हर जगह जाते हो गए। शाम ने दिलचस्पी से पूछा, जिस पर आदिल ने बड़ा बेसख्ता कहका लगाया था। कहाँ यार, ये सब तो शादी से पहले के चौंचले होते हैं। शादी के बाद तो बंदा सारे वीकेंड भूल कर एक चीज़ के इर्द-गिर्द घूमता है, घर बच्चे बस यही ज़िंदगी होती है। लेकिन यार अलवीना तो बड़ी शौकीन थी ऐसी जगह पर जाने की। हाँ थी तो सही, लेकिन यार शादी के बाद बल्कि बच्चों के बाद होता ये है कि कभी फुर्सत के चंद लम्हात मुयस्सर आएँ तो कभी अम्मी के घर जाने की फरमाइश होती है, जहाँ ससुराल वालों के अगले पिछले सारे गिले-शिकवे सुनाकर लड़कियाँ फिर से फ्रेश हो जाती हैं, या फिर बच्चों को लेकर किसी प्लेलैंड का प्रोग्राम बना लेती हैं कि वही अब हमारी असल तफरीह है। अब सोच ज़रा कि 2 बच्चों के साथ किसी शाम गज़ल में शिरकत करें तो वहाँ बच्चे अपने वो राग शुरू करेंगे कि सारी महफ़िल असल गज़ल छोड़कर हमारी गज़लों के मुतालिक बात करने शुरू हो जाएँगी। वो खुद ही अपनी बात का लुत्फ़ लेते हुए हँस रहा था। अच्छा चल छोड़ ये खाली-खुली बातें, इस वक्त तो तुझे अपने हाथ की बनी हुई शानदार सी चाय पिलाता हूँ। उठ खड़ा होता। शादी का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि बंदे को चाय बनानी आ जाती है। शाम ने इसे छेड़ा था। इसी लम्हे दरवाज़ा खुलने की और फिर बच्चों के हँसने की आवाज़ आई थी। मेरा ख़्याल है अलवीना आ गई है। इसने अंदर के अंदाज़े की तस्दीक के लिए बाहर झाँका था। इसी लम्हे 2 प्यारे से बच्चे ड्राइंग रूम में दाखिल हुए थे, पीछे-पीछे बोलती हुई अलवीना भी। इसे ड्राइंग रूम में किसी मेहमान की मौजूदगी की तवक्को नहीं थी, इसलिए दरवाज़े पर ही रुकी थी। आ जाओ यार, देखो कौन आया है। आदिल ने इसे रुकता हुआ देखकर अंदर बुलाया था। शाम को इसे देखकर गश आने लगा था। चंद साल पहले की यूनिवर्सिटी गर्ल अलवीना और इस वक्त की मिसेस अलवीना, आदिल में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। दुबली-पतली असमां से अलवीना इस वक्त मोटापे की हदूद में पूरी तरह कदम रख चुकी थी। गंदमी रंगत वाला खिला हुआ चेहरा कुछ बेरौनक सा हो रहा था। इसने एक नज़र में ही सारा जायज़ा ले लिया था। आखिर कोई वो कपल था जिसके साथ अपना और ऐमन का मुवाज़ना करके इसने काफ़ी खून जलाया था। अलवीना इसे पहचानकर बड़ी खुशदिली से इसे हाल-चाल दरियाफ़्त करने में लगी हुई थी। आप तो बिल्कुल वैसे ही हैं शाम, बिल्कुल नहीं बदले। इसने इसे सराहा था। हाँ भई, हर कोई तुम्हारी तरह तो नहीं होता कि 5 साल बाद नहीं मियाँ की आपा लगने लगे। आदिल ने इसे छेड़ा तो वो चौंक कर हँसी थी। ये सच था कि आदिल में 19-20 का फ़र्क ही पड़ा था, जबकि वो सर-पैर बदल चुकी थी और वाक़ई अपने मियाँ की आपा ही लग रही थी। बहरहाल कुछ देर तक वो इन लोगों के साथ गपशप करने के बाद शाम वापसी के लिए उठ खड़ा हुआ था। काफ़ी देर हो गई, फिर कभी आऊँगा, बल्कि अब तुम और अलवीना लोग आना मेरे घर। इसने आदिल और अलवीना की तरफ से खाने तक रुकने के इसरार के जवाब में कहा था। हाँ ज़रूर आएँगे तुम्हारे घर, लेकिन पहले घरवाले तो बनो। आदिल की वही आदत थी बात-बात पर हँसने की। बहरहाल एक ख़ासी खुशकिन और किसी हद तक हैरानकुन मुलाकात के बाद शाम ने ये सारी बातें मनोमन हानि और नसीब के गोश गुज़ार दी थी। जवाब पर इन दोनों ने दिल खोल कर इसका मज़ाक उड़ाया था, जो अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन लम्हात आदिल और अलवीना को देख-देख कर कड़कते रहने में ज़ाया कर चुका था। इन्हीं दिनों इसे कंपनी के एक काम से इस्लामाबाद जाना पड़ गया। प्रोग्राम तो 1 माह का लग गया था, लेकिन वो हफ़्ता दिन 10 दिन पहले ही फ़ारिग हो गया। ऑफ़िस इसको मुकर्ररा तारीख को ही जॉइन करना था, लिहाज़ा इसका ख़्याल था कि वो बाकी दिन इस्लामाबाद और गर्दनवा की सियाहत में गुज़ारेगा। लेकिन कुदरत को इसका अय्याशी का प्रोग्राम कुछ पसंद नहीं आया था। जब ये अगले रोज़ शदीद बुखार की हालत में वापसी का सफ़र कर रहा था, थकावट बुखार था। इसने हल्की-फुल्की मेडिसिन ली थी। इस्लामाबाद से मुल्तान तक सफ़र ख़त्म होते-होते इसके बुखार का ज़ोर भी काफ़ी हद तक टूट चुका था। अब इसे अपनी जल्दबाज़ी पर हँसी आ रही थी कि नन्हे बच्चे की तरह बीमार होते ही घर का रुख कर लिया। अगर वहीं रुक कर 1 आधे दिन आराम कर लेता तो अपने प्रोग्राम पर अमल कर सकता था। बहरहाल शाम को 4 बजे वो अपने घर के दरवाज़े पर था। गेट चौखट खुला हुआ था। इसने घरवालों की लापरवाही पर हैरानगी का इज़हार करते हुए अंदर कदम बढ़ाया। लाउंज में दाखिल होते ही इसे ड्राइंग रूम से तेज़-तेज़ बोलने और हँसने की आवाज़ें आ रही थी।
पुलिस से पता चला था कि मेहमानों का ताल्लुक सनफ़े नाज़ुक से है और ये यकीनन सना की फ्रेंड्स ही थीं कि इनके घर में अगर कभी लड़कियों की बारात उतरती तो इन सब का सबसे सबब शाही ही थी। बैग और ब्रीफकेस एक तरफ डालकर सोफ़े पर ही ढेर हो गया था। कुछ देर से इसी तरह गुज़री थी कि लेकिन घर में किसी और की मौजूदगी के आसार ना पाकर वह हैरानगी से उधर देखकर उठ खड़ा हुआ था। लगता है कि घर पर कोई नहीं है, वरना इस वक्त तो सब लोग लॉन्च में को ही बात रखते हैं। टाई की नाट ढीले करते हुए इसने सोचा। किचन से खटपट की आवाज़ें आ रही थी। सना गालबन किचन में थी। इसने किचन का रुख किया था। किचन में चाय को दम करती सना से नजर आ रही थी, लेकिन इसके दाएं जानिब एक और हस्ती खड़ी थी जो बड़े मसरूफ से अंदाज में ट्रे में प्लेटें सेट करती हुई सना के साथ गुफ्तगू में मसरूफ थी। कितनी बेतकल्लुफ़ दोस्तें हैं तुम्हारी। आते फरमाइशी लिस्ट पेश कर दी। इसने हंसते हुए सना के दोस्तों पर तबसरा किया। अगर मैं तुम्हारा जुमला यूं ही अंदर जाकर नशर कर दूं तो मेरी दोस्तें पता है क्या कहेंगी? क्या कहेंगी? कहेंगी सना तुम्हारी भाभी तो बड़ी तेज है, अब इसे तुम्हारे दोस्तों के खाने पीने पर नजर रख रही है, बाद में तो हमें घर में भी दाखिल नहीं होने देगी। वो लड़की जवाबन से छेड़ रही थी। अच्छा, तुम्हें नहीं कहेंगी कि तुम कितनी बदलिहाज नंद हो। मैंने तो मुराफत में अपनी खिदमत पेश की है और तुमने मुझे ज़बरदस्ती किचन में घसीट लाई और 2 घंटों से अपने साथ काम में लगा रखा है। मुझे तो अभी से अपने मुस्तकबिल का अंदाज़ा हो रहा है कि 24 में से 18 घंटे मेरे किचन में गुजरेंगे। भई मैंने बहुत सीधी-सादी हूँ, ये मुझे क्या पता था कि तुमने ये ऑफ़र पूरे ख़ुलूस से की थी या महज़ मुरवतन। सना ने अपने स्टाइल से कहा कि अमन के साथ-साथ ऐसे खुद भी अपने अंदाज़ पर हँसी आ गई थी। जी नहीं, सीधी तो मैं हूँ जो इतनी जल्दी तुम्हारी हर बात मान लेती हूँ। सुबह-सुबह फ़ोन कर दिया कि मानो प्लीज़ सब लोग सखावत अंकल के गए हैं, मैं अकेली घर पर बोर हो रही हूँ, तुम आ जाओ। और मैं फ़ौरन अम्मी का पकड़ा और आधे घंटे में तुम्हारे पास। वो दोनों अपनी सादगी का मुकाबला कर रही थी। असल बात बताओ मोहतरमा अमन साहिबा, आज जो आप इतनी आसानी से चली आई हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आपको शाही के इस्लामाबाद होने का इल्म था, वरना जब से शाही आए हैं आप एक बार भी नहीं आए। सना ने तो गोया इत्तला फराहम की थी, मैं क्या डरती हूँ इनसे। अमन बुरा मानते हुए बोली और एन इसी लम्हे वो अलमारी से कुछ निकालने के लिए पलटी और फिर साकित रह गई। सना ने इसकी एकदम खामोशी पर गर्दन मोड़कर देखा, फिर चीख मारी थी। शाही आप कब आए? यार सना तुम चीखती बहुत हो, अभी आया हूँ। इसके के चीखने पर वह गड़बड़ा गया था। दूसरी तरफ अमन हकीकतन हैरान और परेशान बल्कि पशेमा खड़ी थी। इतनी देर से वो और सना कितनी ऊट-पटांग बातें कर रही थी, इस पर घड़ों पानी पड़ गया था। इतने तवील अरसे बाद होने वाली मुलाकात वाक़ई ज़बरदस्त थी। वो खफ़त से सुर्ख़ पड़ रही थी। शाम ने दिलचस्पी से इसका रूप देखा, लेकिन फिर ज़्यादा परेशान करना मुनासिब ना समझा। सो सना को चाय का कहते हुए अपने कमरे में चला गया था। मूड एकदम से खुशगवार हो गया। शावर लेकर फ्रेश होने के बाद इसने चाय पी, थकन उतारी, फिर बाकी मांदा थकन खुशगवार नींद से उतारने के बाद बिस्तर पर दराज हो गया। लेटते ही इसकी आंख लग गई थी। फिर सना ने इसे उठाया था। अम्मी वगैरह आ चुकी हैं। सबको इनकी आमद का पता चल चुका था, इसलिए कमरे से बाहर निकलते ही सवालों की बौछार हो गई थी। तो सिलम अपने सफ़र की थकान सुनाने लगा था। अम्मी काफ़ी देर हो गई है, अमन को घर छोड़ने जाना है। सना इसी वक्त कमरे में दाखिल हुई थी। हाँ वाकई काफ़ी देर हो गई है। दादा ने भी तायद की। हाँ बेटा मैं चलूँ छोड़ने। उन्होंने सना के पीछे खड़ी मानो से यूँ इस्तफ़ार किया जैसे इसके कहते कि दादा अपनी मर्सिडीज़ निकालेंगे। हालाँकि दादा को अपनी पूरी ज़िंदगी में साइकिल से लेकर गाड़ी तक कोई सवारी भी चलानी नहीं आई थी। शमाम और सना दोनों को ही हँसी आ गई, जबकि अमन बड़ी फर्माबरदारी से सर हिलाते हुए रज़ामंदी दे रही थी। दादा आपको तो रिक्शा पर ही छोड़ने जाएँगे। सना ने हँसते हुए इन्हें छेड़ा, जिस पर दादा भी हँस दिए थे। हाँ वाक़ई ये तो मैं भूल गया था कि गाड़ी कैसे चलाऊँगा। वो मज़ाक में खुद भी शरीक हो गए थे। हानि और हसीब नहीं आए अभी तक। वो शाम को इस खिदमत की अंजामदेही से दूर रखना चाह रहे थे, लेकिन किस्मत आज इसका साथ दे रही थी, क्योंकि इसके अलावा कोई और ड्राइवर फ़िलवक़्त घर पर मौजूद नहीं था। लिहाज़ा दादा को शाम से मदद लेनी पड़ी थी। सना इनको सी ऑफ करने पोर्च में आई थी। वो दोनों गाड़ी का लॉक खोलते ही शाम से कुछ फासले पर खड़ी हल्की आवाज़ में बातें कर रही थी। बात तो शाम की समझ में नहीं आई, लेकिन सना के चेहरे पर पहले शरारत और अमन की तासरा ज़ाहिर कर रहे थे कि सना इसे शाम के मुतालिक छेड़ रही थी। गाड़ी में बैठकर अमन के लिए फ्रंट डोर खोलते हुए शाम ने एक सरसरी नज़र इस पर डाली। वो ज़ाहिर पूरे एतमाद नज़र आने की कोशिश करती हुए सना से मिलकर इसके बराबर आ बैठी थी। गाड़ी में मेन रोड पर लाते ही इसका दिमाग तेज़ी से चलने लगा था। ये पहला मौका था कि वो अपने शादी से पहले के तवील लेकिन बोरिंग पीरियड में कुछ रंग भर सकता था। कुछ दिन पहले हसीब हानि के कलेक्शन की बड़ी तारीफ़ कर रहा था। कैसेट प्लेयर की तरफ देखते हुए उसके ज़हन में झमाका हुआ था। सुना था ऐसे मौके पर गाने वो काम कर जाते हैं जो हीरो की ज़ुबान कई घंटों में नहीं कर सकती। यही सोचकर इसने कैसेट प्लेयर ऑन कर दिया था, लेकिन हानि की अच्छी कलेक्शन ने इसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। छन्नू की आंख फुल म्यूजिक के साथ शुरू हो गई थी। इसने घबराकर कैसेट प्लेयर ही ऑफ कर दिया। मन के होंठों पर पहली दफ़ा हल्की सी मुस्कुराहट उभरी थी। अब क्या किया जाए? स्टीयरिंग पर हाथ रखे शाम ने मज़ीद सोचना शुरू किया था। एक चीज़ का तो उसे अंदाज़ा हो गया था कि रोमांस करना और डायलॉग बोलना किस कदर मुश्किल काम है। और दिल में लोगों की हिम्मत को दाते रहा था, जो यूँ दिन दहाड़े कई लड़कियों से बैक वक्त रोमानी डायलॉग यूँ फर बोलते हैं जैसे कोई मेडिकल रैप किसी डॉक्टर के सामने बैठा अपनी कंपनी की तैयारशुदा अद्वियात की ख़ुसूसियात गँवा रहा हो, जबकि वो अपनी मनकूहा से कोई बात नहीं कर पा रहा था। वजह ये नहीं थी कि वह अमन से बात करते हुए घबरा रहा था, बल्कि सच बात ये थी कि इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से बात शुरू करे।
बहरहाल एक मौका कुदरत ने इसे इस वक्त मुहैया कर दिया जब इसकी गाड़ी सिग्नल खुलने के इंतजार में रुकी थी। न जाने कहाँ से ये गाड़ियों के दरमियान से रास्ता बनाते एक छोटा सा लड़का गजरा उठाए इसकी गाड़ी तक आया था। वो इधर उधर देखता इस बच्चे की मर्दम शनास निगाहों की दाद दिए बगैर न रह सका, क्योंकि इसकी अतराफ में एक मोटरसाइकिल पर एक मर्दम बेजार सा शख्स एक बीवी और 4 बच्चों के हमला सवार था। इसके मूड से लग रहा था कि या तो बीवी को मेके लेकर जा रहा है या वहां से लेकर आ रहा है। इससे पीछे ही एक और मोटरसाइकिल पर एक नौजवान लड़का लड़की बैठे थे। लड़की के हाथ में किताबें थी और दोनों की शक्ल में इतनी मुमासलत थी कि वो 4 गज से दूर से भी बहन भाई लग रहे थे। 2 गाड़ियां ऐसी थी जिनमें ऑफिस से लौटते थके हारे मर्द हजरात थे। ऐसे में शाम और ऐमन ही ऐसे थे जो गजरे खरीदने के सही हकदार लग रहे थे। शाम ने बच्चे की उम्मीदों को तोड़ना मुनासिब नहीं समझा और गजरे खरीद लिए। उसने एक नजर ऐमन पर डालते हुए उसे गजरे थमाए और ऐमन ने तभी चुपचाप लिफाफा लेकर गोद में रख लिया था। ला हौला वला कुव्वता वो झंझलाया था। ये पहली लड़की थी जिसने इतनी खामोशी सबसे अपने शौहर से पहली मर्तबा गजरे वसूल किए थे। ये गजरे पहनने के लिए होते हैं, इन्हें पहन लो, अच्छे लगेंगे। इसने मुखलिसाना मशवरा दिया था। जी अच्छे तो लगेंगे, लेकिन मुझे इनसे एलर्जी होती है। इसने भी सादगी से जवाब दिया। लो जी, किस्सा ही खत्म। अब आगे एलर्जी की तफसीलात और मुमकिन अद्वियात पर ही बात हो सकती है। वो काम 2 काम इसके बस में थे जो वो कर भी रहा था। एक तो उसने शॉर्टकट के बजाय लंबा रूट मुंतखब किया था और गाड़ी की स्पीड भी मुनासिब यानी ज़रा कम ही रखी थी। इससे पहले वो कोई और तजवीज़ से ढूंढता डैशबोर्ड पर रखे मोबाइल की म्यूजिकल बेल ने गाड़ी की खामोश फिजा में इरताज पैदा किया था। शाम ने मोबाइल ऑन करते हुए कान से लगाया। दूसरी तरफ हानि थी। इसका मतलब था कि वो घर पहुंच चुके थे और सना ने इन्हें पूरे किस्से से आगाह भी कर दिया था। कहाँ हो यार, इसने बड़े शौक अंदाज में दरियाफ्त किया था। गाड़ी में शाम इस मुदाखलत पर झंझला गया था। और गाड़ी कहाँ है? सवाल करने वाला भी हानि ही था। सड़क पर। एक और मुख्तसर जवाब। ओ अच्छा, वाकई आपकी गाड़ी सड़क पर है। हम तो समझे थे कि आप हवा में गाड़ी चलाते हैं। हानि ने बेतुकी बात की थी। तुमने किस लिए फ़ोन किया है? शाम ने इसकी बात नज़रअंदाज करते हुए पूछा था। हमने आपका हाल-चाल पूछने के लिए फ़ोन किया है। फ़ोन अब हसीब के हाथ में था। अच्छा, अब मालूम हो गया ना कि मेरा हाल। अब फ़ोन बंद करो। शहाब ने बज़ाहिर बड़े सुकून से नसीहत की थी। यार, तेरे लहजे से तो लग रहा है कि जैसे तेरे आस-पास का मौसम कुछ अच्छा नहीं है। क्या हुआ है? अमन नाराज़ है क्या? इसने बड़े खलूस से पूछा था। अच्छा चल ये बता कि अभी क्या बात कर रहे थे? इसने जवाब का इंतज़ार किए बगैर ही सवाल की नोयत में तब्दील हो गई थी। मैं अमेरिका के सदराती इंतज़ाम के बारे में बात कर रहा था। इसने कहा तो ऐमन ने हैरानगी से इसकी तरफ देखा था। दूसरी तरफ से हसीब ने फिर रिसीवर को घूरा था। तो किसके साथ बातें कर रहा है? इसने बेयकीनी से पूछा। किससे कर सकता हूँ? ऐमन ही तो है साथ। बस फिर मुझसे क्या पूछ रहा है? शहाम काफ़ी मुतहम्मिल मिजाजी का मुज़ाहरा कर रहा था। इससे पहले की बात क्या हो रही थी? इसने भी पूछा था। इससे पहले खेलों पर तबसरा। शाम को अब इसकी हालत का तसव्वुर करके मज़ा आने लगा था। अच्छा, इसे गश-सा आने लगा था। ये भी बता दो अब आगे क्या बातें करोगे? बहुत सी बातें। अभी तो अराकवार से पैदा होने वाले मसाइल का जायज़ा लेना है, फिर तहज़ीबों के तसादुम पर बात होगी और इसके बाद ओलंपिक्स में हमारे गोल्ड मेडल को भी डिस्कस करना है। इसने पूरी संजीदगी से जवाब दिया। अच्छा, ऐसा करना यार, लगे हाथों थर्ड वर्ल्ड कंटेनर डब्ल्यूडीओ डब्ल्यूडीओ के दुनिया के माशी अफक पर असरात पर भी बात कर लेना। इन बातों के लिए इतना सुनहरी मौका फिर कब नसीब होगा? हसीब ने जलकर बोला था। ठीक है, जो हुक्म आपका। अब आप ज़रा फ़ोन बंद करें, बाकी तफ़सील मैं घर आकर बता दूँगा। इसने फ़ोन बंद करते हुए कहा था। हसीब और हानि थे। शहाब ने ऐमन को गोया इत्तला फ़राहम की थी। पूछ रहे थे इस वक्त मैं तुमसे क्या बातें कर रहा हूँ। मोबाइल वापस डैशबोर्ड पर डालते उसने बताया था। फिर आपने गलत क्यों बताया? ऐमन को इतनी हैरानगी हो रही थी कि इसने पूछ ही लिया। और क्या कहता यार कि गुज़श्ता 20 मिनट के दौरान हमने कोई ऐसी काबिल ज़िक्र बात नहीं की जो इन्हें बताई जा सकती। इसने कुछ झंझला कर कहा था। ऐमन को हंसी आ गई थी। तुम क्यों हंसने लगी हो? एकदम से खफा हुआ था। बातें ही ऐसे कर रही हैं। मैं डर गई थी। अच्छा, फिर तुम ही बता दो कि कैसी बातें करनी चाहिए। इसने ज़रा सा रुख मोड़ कर ऐमन पर नज़र डाली थी। मुझे नहीं पता, आप बस गाड़ी की स्पीड बढ़ा दे। साइकिलें भी हमें ओवरटेक करके आगे जा रही हैं। इसने मोबाइल का माजी करते हुए शहाम की तवज्जो स्पीड की तरफ करवाई थी। नेवर माइंड, तुम फिलहाल ये बताओ कि आइसक्रीम में कौन सा फ्लेवर पसंद है? शहाम ने स्पीड बढ़ाने की बजाय गाड़ी सीधी एक आइसक्रीम पार्लर के आगे जाकर रोक दी। और प्लीज़ अब आइसक्रीम से बचने के लिए भी कोई तभी जवाब ना ढूंढना निकालना। शाम ने कितना दुरुस्त अंदाज़ा लगाया था। वो जब सी गई थी। कौन सा फ्लेवर पसंद है? चॉकलेट। इसने शराफत से पसंद बताई थी। बहुत अच्छे। इसका मतलब है कि मुस्तकबिल में कम अज़ कम आइसक्रीम पर तो इख्तलाफ राय का कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि मुझे भी यही पसंद है। वो मुस्कुराया था। मुझे मालूम है। वो हल्की सी आवाज़ में बोली थी। अच्छा, वो कैसे? सना नहीं बताया होगा? इसने खुद ही कयास राय लगाई थी। नहीं, सना ने तो नहीं बताया। इसने नफ़ी में सर हिलाया था। अच्छा, फिर तुम्हें खुद ही मालूम हो गया। यानी सही कहते हैं कि दिल को दिल से राह होती है। शहाम इसे बोलने पर उकसा रहा था। जी नहीं, बाहर जाने से पहले एक दफ़ा आप घर आए थे। इस दिन खाने के बाद आइसक्रीम खाते हुए आप फराज भाई को बता रहे थे तो मैंने सुना था। इसने कुछ झिझकते हुए अपना सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बताया था। वेरी नाइस, काफ़ी पुरानी बात याद रखी है आपने। शहाब बेहद मुतासिर नजर आने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, और बताओ क्या क्या जानती हो मेरी पसंद नापसंद के बारे में? आइसक्रीम का ऑर्डर देकर वो दोबारा इस मौजू पर आया था। बस यही पता था। ऐमन ने दामन बचाना चाहा। अच्छा, लेकिन सना तो कह रही थी कि इसने मेरे मुतालिक खासा
खासा ब्रेफ कर रखा है इसने, यूं ही हवा में तीर चलाया था जो कि ठीक निशाने पर लगा। सना के यूं राज अफशा कर देने का सुनकर अमन कुछ परेशान हुई थी। हाँ, कुछ खास नहीं, बस वैसे ही हल्की फुल्की बातें बताई हैं। मैं वही हल्की फुल्की बातें जानना चाह रहा हूँ ताकि अगर सना किसी बात की मुकम्मल वजाहत ना कर सकी हो तो इसकी कमी मैं पूरी कर दूँ। आइसक्रीम खाते हुए मज़े से बोल रहा था और इसने ये बताया था कि आपको कोफ्ते और बिरयानी पसंद है, मीठा आप कम खाते हैं, चाय की निस्बत काफ़ी अच्छी है। और बस यार, बस ये सारी खाने-पीने से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन देने के अलावा सना ने इतने सालों में कोई ढंग की बात नहीं बताई। शाहाम ने घबरा के इसकी बात काट दी और वरना कुछ बात नहीं थी कि अशियाए उर्दू नौश की पसंद और नापसंद की फहरिस्त तवील तर हो जाती है और आपको आप कॉन्फिडेंट और मेच्योर लड़कियां अच्छी लगती हैं। वो खाने पीने से डायरेक्ट लड़कियों तक आ गई थी। इसकी बात सुनकर शाम के अलावा फैलने वाली मुस्कुराहट बड़ी जानदार थी। आप हंस क्यों रहे हैं? वो कुछ खफकी से बोली थी। आप बातें ही ऐसी करती हैं। शाम ने कुछ देर पहले के इसके अल्फाज इसको लटाए तो नादम सी हो गई थी। एक बात बताऊँ, उसने तजस्सुस पैदा करना चाहा था। मुझे वाकई कॉन्फिडेंट और मेच्योर लड़कियाँ अच्छी लगती थी, लेकिन आज एक अहमक सी लड़की भी अच्छी लग रही है। शाम ने शरारत से देखकर कहा तो जब कर मुस्कुरा दी। अभी इन लोगों ने आइसक्रीम ख़त्म भी नहीं की थी कि एक बार फिर मोबाइल की घंटी बज उठी। कमाल है यार, आज तो ये लोग पीछे ही पड़ गए। शाम घर का नंबर देखते हुए बड़बड़ाया था। तुम लोग 5 मिनट 10 मिनट मज़ीद सब्र नहीं कर सकते? अमन को छोड़ कर मैं घर ही वापस आऊँगा। सारी की सारी रोमांटिक वगैरह गैर रोमांटिक गुफ्तगू तुम्हें सुना दूँगा। लेकिन फिल वक्त फ़ोन बंद कर। उसने इन लोगों की इस वक्त मुदाखलत से बदमज़ा होकर इन्हें डांटा था। वो ना हो ये गैर रोमांटिक गुफ्तगू तो ठीक है, लेकिन रोमांटिक गुफ्तगू करने की इजाज़त तुम्हें कब दी गई है? दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ शायद नहीं बल्कि दादा जान की थी। वो दादा जान आप, मैं समझा था हानि वगैरह। तुम अब तक अमन के घर नहीं पहुंचे? दादा जान ने इसकी वजाहत नजरअंदाज करते हुए तफ्तीशी अंदाज अख्तियार किया था। जी बस घर के करीब ही हूँ। उसने दादा को जवाब देते हुए अमन को घूरा जो मुस्कुराहट रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। बेटा, अगर तुम पर एतमाद कर ही लिया है तो ज़रा इस पर पूरा उतरो। गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ और उल्टे सीधे रास्तों पर गाड़ी दौड़ाने के बजाय सीधे सीधे चलो। दादा जान ने इतने वसौक से कहा जैसे वो भी गाड़ी में ही तशरीफ फरमा हो। दादा बज़ाहिर तो संजीदा थे, लेकिन शाम ने अंदाज़ा लगा सकता था पोते के राह रास्त पर आ जाने से वो किस कदर खुशी महसूस कर रहे थे। बहरहाल इनकी हिदायत का मुकदम जानते हुए जल्दी आइसक्रीम ख़त्म की और फिर चंद ही मिनटों में इसकी गाड़ी मुस्तफ़ा वेला के बड़े से गेट के आगे रुकी थी। आप अंदर नहीं आएंगे? अमन ने पलट कर से पूछा था। आऊँगा, लेकिन आज नहीं, बल्कि चंद रोज़ बाद आऊँगा। ज़रा मजबूत से दलाइल इकट्ठे करके और दादा जान को वकील बना कर लाऊंगा ताकि अंकल के साथ राजीनामा किया जाए। वो संजीदगी से बोला था। कैसा राजीनामा? एमन ने इस्तेज़ामिया अंदाज में इसे देखा था। ये कि मास्टर्स तो शादी के बाद भी मुकम्मल किया जा सकता है। आखिर शोहर की सूरत में एक ज़हीन व फ़तीन सा ट्यूटर हमा वक्त दस्तयाब होगा। वो ज़ाहिर संजीदा था, लेकिन लहजे में छुपी शरारत महसूस करके वो सुर्ख हो गई थी। लेकिन यार, इसमें भी एक प्रॉब्लम है। शाह फिर सोचते अंदाज में बोला था। 24 घंटे में से 18 घंटे तो तुम किचन में गुजारने का प्रोग्राम बनाए बैठी हो, फिर कैसे गुजारा चलेगा? मेरा ख्याल है आपको देर हो रही है। दादा जान इंतजार कर रहे होंगे। एमन ने जल्दी से इसकी बात काट कर इसे पटरी से उतरते देख कर से रोका था। इसकी इस बेसाख्तगी पर एक जानदार मुस्कुराहट ने शाहाम के चेहरे का अहाता किया था। एमन के गेट से अंदर दाखिल होने के बाद इसने बड़े मसरूस अंदाज में गाड़ी आगे बढ़ाते हुए कैसेट प्लेयर में एक और कैसेट लगाई थी। असा तेरी गल करनी है डैडी नाल, असा तेरी गल करनी। फुल म्यूजिक के साथ गाड़ी में बुलंद होने वाली इब्राहिम हक की आवाज़ सुनकर इसने पहली बार रहानी की इस कलेक्शन को सराहा था। ख़त्म शुद। सो एडिटर से था नावल। एक नॉर्मल सी स्टोरी थी, थोड़ी हंसी मजाक वाली, कोई मार धाड़ वाली, कोई लड़ाई झगड़े वाली नहीं थी। थोड़ी सी रोमांटिक, थोड़ी सी मजाकिया। आप लोग कहते हैं ना कि आप ऐसे नॉवल किया करें कि माइंड फ्रेश हो जाए, तो इसी तरह की माइंड फ्रेशिंग के लिए ये स्टोरी थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट में भी बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं कल न्यू नॉवल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।